हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन दिस साइड जेपी चौहान। और दोस्तों, आप कहाँ पर मौजूद है? आपके अपने चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर बहुत दिनों के बाद वापस मैं आपके समक्ष मौजूद हुआ हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, हॉस्पिटलाइज भी हो गया था, शक्ल भी उतर गई, दिख रही होगी थोड़ी बहुत शायद, पता नहीं, बट स्टिल बस आप लोगों से मेरी कंटिन्यूस लेकिन बाहर चर्चा हो रही थी। तो अभी अपन क्लास 12th का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन है उसको मैं बिल्कुल कंक्लूड करूंगा, उसके अंदर एक या दो लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में पूरा क्लास 11th पे अपन कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि जो भी मैंने पोल क्रिएट किया था उसके अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि क्लास 11th करवाई जाए, तो अपन क्लास 11th पूरा कंप्लीट करेंगे। आज अपन डिस्कस करने वाले क्या है इस वीडियो के अंदर, पोटेंशियोमीटर को मैं डिस्कस करने वाला हूं, और पोटेंशियोमीटर के अंदर भी मैं मैक्सिमम कॉन्सेप्ट लूंगा, यहाँ पर मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखा दूंगा मैं। और कल वाले सेशन के अंदर एक और सेशन लूंगा मैं, पोटेंशियोमीटर का ही होगा, उसके अंदर पूरा प्योर न्यूमेरिकल पार्ट होगा, सारे न्यूमेरिकल कल मैं डिस्कस करूंगा। तो आज अपन कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगर आपको आते हैं तो भी इस वीडियो को जरूर देखना एंड तक, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालें आप पोटेंशियोमीटर, हेडिंग डालें आप क्या है, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर होता क्या है? पोटेंशियोमीटर के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो, पोटेंशियोमीटर होता क्या है आपने पढ़ा होगा। एक सेल जो होता है, सेल के पास में दो चीजें होती है, एक उसका ईएमएफ होता है, ईएमएफ एक तरह का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और दूसरा ईएमएफ के पास में दूसरी चीज जो होती है वो क्या होता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये दो चीजें होती है। तो कोई भी पोटेंशियोमीटर का काम क्या होता है, टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल एंड टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सेल, है ना। एक सेल के दोनों पैरामीटर कैलकुलेट करता है। अब यहां पर अगर अपन देखें ईएमएफ एक तरह का क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो एक तरीके से और डिफाइन कर सकता हूं मैं क्या, कि इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सेल। किसी भी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जो एक ईएमएफ हो सकता है, जो एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, और दूसरा क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सिंपल सी लैंग्वेज में लिखेंगे अपन, पोटेंशियोमीटर का काम क्या है, इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो, या ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सेल। किसी भी सेल का दोनों चीजें मालूम की जाती है पोटेंशियोमीटर को यूज करके। इसके अलावा भी और भी एप्लीकेशन यूज हो सकती है, जैसे कि मैंने बताया, किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हो। अगर ये ईएमएफ मेजर कर पा रहा है पोटेंशियोमीटर, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकता है। इसके अलावा कोई सर्किट है उसके अंदर अपन करंट भी मालूम कर सकते हैं। तो बहुत सारी एप्लीकेशन यूज हो सकती है, लेकिन मेजर एप्लीकेशन आपके पास एनसीईआरटी के अंदर क्या दी हुई है, ईएमएफ मेजर करना और इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना, राइट। तो पोटेंशियोमीटर होता क्या है, इसके बारे में अपन देखें, पोटेंशियोमीटर क्या होता है। तो यहां पर इसका कंस्ट्रक्शन की बात करें अपन, कंस्ट्रक्शन लिखें अगर अपन, तो कंस्ट्रक्शन में आप देखोगे, कंस्ट्रक्शन, इसको मैं यहां पर बनाता हूं, बड़ा सा डायग्राम। होता क्या है इसके अंदर, अगर आपको मालूम हो, एक लैब के अंदर देखना आप, लैब के अंदर क्या होता है, एक 4 to 10 मीटर लॉन्ग वायर होता है। अगर आप लैब के अंदर जाओगे तो लैब के अंदर आपको एक 4 to 10 मीटर लॉन्ग वायर दिखेगा आपको, है ना। ऐसा पार्टियां सा पड़ा होगा, एक मतलब बहुत सारे वायर होंगे, जिग 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 10 वायर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक लकड़ी का पूरा एक प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर 10 वायर्स लगे होते हैं, तो वो होता है पोटेंशियोमीटर का वायर। तो इसके अंदर वही सेगमेंट में बना रहा हूं यहाँ पर, तो एक वायर बनाने जा रहा हूं मैं, ये ए से लेकर बी तक। तो यहाँ पर जिग जैग की फॉर्म में बहुत सारे वायर्स होते हैं, ठीक है। हर वायर में थोड़े से वायर बना रहा हूं, ये वायर इधर आया, ये पूरा जिगजैग होता है, ये इस तरीके से, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास कौन सा, ये हो गया मेरे पास बी पॉइंट। तो ए से लेके बी तक ये क्या है, ये है मेरे पास क्या, 4 मीटर टू 10 मीटर लॉन्ग वायर, 4 मीटर टू 10 मीटर लॉन्ग वायर। इस वायर की प्रॉपर्टी क्या है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। अपन ने क्या पढ़ा था, अरे यार डायग्राम थोड़ा टेढ़ा बना के मजा नहीं आया, वापस बना देता हूं। चल कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। तो देखो यहां पर इसकी प्रॉपर्टी अपने को समझ में आ गई। इसकी प्रॉपर्टी वही है जो अपन ने कहां पर काम में ली थी, मीटर ब्रिज के अंदर। तो मीटर ब्रिज के अंदर अगर आपने देखा था, अगर आपको याद हो, वो वायर जो होता है वो किसका बना हुआ होता है, उसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है ना। मैंने पढ़ाया था आपको, लो अल्फा होता है। तो जो रीजंस मैंने मीटर ब्रिज के अंदर बताए थे, वो सेम रीजंस आपके पास यहां पर भी होते हैं। तो वो सेम मटेरियल यहां पर भी अपन काम में लेते हैं। क्या बताया था मैंने, एलॉयज काम में लेते, तो वापस सुन लो यहां पर। तो 4 मीटर टू 10 मीटर लॉन्ग वायर होता है, इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए। ये सारी चीजें क्यों होनी चाहिए अभी समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगी चीजें। प्रॉपर्टी देख लें आप यहां पर। और क्या होना चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए इस वायर की,
हाई रेजिस्टिविटी, ये आपका बोर्ड के अंदर, एग्जाम के अंदर या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं भाई, हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। और तीसरा मैंने क्या बोला, लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, जिसको आप अल्फा बोलते हो। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, अपन पढ़ते हैं पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो ये तीन चीजें मेरे पास होनी चाहिए, और ये तीनों चीजें जो होती है वो किसके अंदर होती है, एलओए के अंदर होती है। तो जनरली इसीलिए अपन एलओए का ये वायर अपन यूज करते हैं। तो कौन सा एलओए, कौन सा, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन, ठीक है। तो एलओए अपन यहां पर कहां में लेते हैं, एलओए ऑफ मैंगनीन ऑब्लिक कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन, ठीक है। मैंगनीन या कॉन्स्टेंट में से एक एलओए अपन काम में लेते हैं। अब एलओए क्यों काम में लिया, मैंने बताया था एलओए के पास में दोनों प्रॉपर्टी होती है, एक एलओए की रेजिस्टिविटी भी हाई होती है, एक एलओए का अल्फा भी लो होता है, ये दोनों अपने को पता है बहुत अच्छे से। और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, मैंने इसलिए बोला यहां पर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया कि यहां पर ये मेरे पास वायर हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, इस वायर के अक्रॉस इसके अंदर करंट फ्लो करवानी, तो करंट फ्लो करवाने के लिए अपन ने क्या लगाया, एक बैटरी कनेक्ट करी, यहां पर एक सेल कनेक्ट कर लिया। हमेशा हाई पोटेंशियल, ए वाला पॉइंट आपका हाई पोटेंशियल पे रखेंगे आप, ये प्लस माइनस, इसके साथ में सीरीज में अपन ने की कनेक्ट कर दी, ताकि अपन कब करंट फ्लो करवानी कब नहीं करंट फ्लो करवानी वो देखने के लिए। साथ में यहां पर सीरीज में क्या होता है, एक अमीटर कनेक्ट होता है, एक अमीटर कनेक्ट होता है, ठीक है। अमीटर कनेक्ट किया होता है, अमीटर का काम क्या है, इस वायर के अंदर कंटिन्यूसली कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आपको ऑब्जर्व करना होता है। ऑब्जर्व करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि आगे जाके अपन देखेंगे पोटेंशियोमीटर के अंदर मैं बताऊंगा आपको कि इसके अंदर करंट को आपको क्या रखना होता है, कांस्टेंट। ये क्यों रखना होता है अभी मैं आगे समझाने वाला हूं अगले 5 मिनट के अंदर, कि करंट को कांस्टेंट रखने के लिए आप क्या करते हो, सीरीज में एक अमीटर लगाते हो, ताकि आप कांस्टेंटली इसको ऑब्जर्व करते जाओ कि अमीटर के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है। ऑलराइट, और करंट को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए यहां पर आप क्या लगाते हो, सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको आप क्या बोल देते हो, रियोस्टेट। ये बी से कनेक्ट हो गया, इसको बोल दिया आपने, ये क्या हो गया, रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस। करंट ऐसे फ्लो होगी, समझ में आ रहा है, ऐसे पूरी करंट फ्लो होगी और वापस यहां लोड के आ जाएगी। ये जो सर्किट बनाया है मैंने, इस सर्किट को अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी सर्किट। दिस इज व्हाट, प्राइमरी सर्किट। ये क्या होता है, प्राइमरी सर्किट होता है, या इसको अपन ड्राइविंग सर्किट भी बोलते हैं। ड्राइविंग सर्किट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका काम क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर क्या करवाना, करंट फ्लो करवाना। इसका काम क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर करंट फ्लो करवाना। समझ आया। अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया क्यों लेना है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया लेने से क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस जो होगा, वायर का रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं, आर इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है। अगर मेरे पास क्या हो, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होगा तो आर कभी भी वेरी नहीं होगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए। हाई रेजिस्टिविटी क्यों लेते हैं, अगर रेजिस्टिविटी इसकी हाई होगी तो इससे फ्लो होने वाली करंट का मैग्नीट्यूड, हाई रेजिस्टिविटी मतलब हाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी हाई मतलब रेजिस्टेंस भी क्या होगा, हाई होगा। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी कम करंट फ्लो होगी, जितनी कम करंट ड्रॉ करेगा ये वायर, तो उतना सेल धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, उतना बैटरी धीरे धीरे स्लो डिस्चार्ज होगी बैटरी। तो इसलिए मेरे पास क्या होनी चाहिए, रेजिस्टिविटी अपन हाई रखते हैं। लो अल्फा, लो अल्फा का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस का वेरिएशन कम से कम होना, वही अपन चाहते हैं। अपन चाहते हैं कि भाई इसके अंदर करंट कांस्टेंट बनी रहे। करंट कांस्टेंट कब बनेगी, जब इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, और रेजिस्टेंस कांस्टेंट होने के लिए रो एल और ए ये सब कांस्टेंट होने चाहिए। तो मेरे पास क्या होगी, लेंथ फिक्स हो गई है, मेरे पास यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया हो ही गया है। हाई रेजिस्टिविटी मतलब मटेरियल एक बार यूज कर लिया, उसकी रेजिस्टिविटी मेरे पास क्या होगी, कांस्टेंट हो गई, तो रेजिस्टेंस मेरे पास क्या हो गया, कांस्टेंट। रेजिस्टेंस और किस तरीके से वेरी हो सकता है, रेजिस्टेंस कैन बी वेरीड बाय वेरिंग द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को वेरी करने पर मैं चाहता हूं रेजिस्टेंस वेरी ना हो, तो अपन क्या करते हैं, हमेशा लो अल्फा लेते हैं। अल्फा लो होने का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टिविटी का वेरिएशन कम से कम हो। तो ये कहां होता है, एलओए के पास में होता है। और एलओए में भी अपन कौन सा काम में ले लेते हैं, मैंगनीन और कांस्टेंट, जो इजीली अवेलेबल होता है ना। ये किसके बने, निकल, और इसका कॉम्बिनेशन मैंने बताया भी था उसके अंदर, मीटर ब्रिज के अंदर। तो सेम तरह का मेरे पास ये वायर है, समझ में आ रहा है। तो सारी प्रॉपर्टी अपने को समझ में आ गई। जल्दी से लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, जल्दी से देखो इसको, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक चीज हो रहा है, यहाँ पर इसके वायर के अंदर, वायर के जस्ट सामने, ये वायर के जो सेगमेंट होते हैं, ये क्या होता है, ये होता है 4 मीटर से 10 मीटर लॉन्ग वायर। अभी एक एक वायर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर का होता है। अगर मेरे पास 10 मीटर लॉन्ग बनाना है तो 10 सेगमेंट हो जाएंगे। 4 मीटर का पोटेंशियोमीटर वायर यूज करना है तो 4 सेगमेंट हो जाएंगे। तो ये एक एक सेगमेंट जो होता है वो 100 सेंटीमीटर का होता है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पर क्या लगा होता है, एक मीटर स्केल भी यहाँ पर अपन कनेक्ट करके रखते हैं। एक क्या है मेरे पास, ये लीनियर स्केल, जिसको आप मीटर स्केल भी बोल लो, आप लीनियर स्केल भी यहां पर अपन लगा के रखते हैं। दिस इज व्हाट लीनियर स्केल। ये इसका 0 हो गया, और ये मेरे पास कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये मेरे पास 1 मीटर स्केल भी यहाँ पर होता है। तो ये पूरा मेरे पास कंस्ट्रक्शन हो गया। और मैंने क्या बताया था, ये पूरा एक प्लेटफॉर्म पे होता है, वुडन के प्लेटफॉर्म पे होता है। लिखो इसके बाद अपन देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल, जल्दी लिखें। इसके बाद अपन देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल, है ना, हेडिंग डाल देना आप भले यहाँ पर, वर्किंग प्रिंसिपल, है ना, ये सब हटा देता हूँ मैं ताकि वर्किंग प्रिंसिपल आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बस डायग्राम वही है, डायग्राम सेम है, डायग्राम वही है। वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं अपन, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, हेडिंग डाल दो नेक्स्ट, वर्किंग प्रिंसिपल। देख वर्किंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होगा समझना, अब इसमें समझने की कोशिश करना। देख इसी का इक्विवेलेंट डायग्राम अगर मैं बनाऊं, कई बार आपको उसके अंदर क्या है, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम भी देखने को मिलेगा। इक्विवेलेंट डायग्राम का मतलब क्या हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ एक बार समझने के लिए, ताकि थोड़ी जगह मिल जाए मुझे। देख ये अपना वही वायर हो गया, ये 100 सेंटीमीटर का स्केल हो गया। इसी का इक्विवेलेंट डायग्राम में कई बार बुक्स के अंदर मिलेगा। क्या मिलता है कि ये मेरे पास क्या हो गया, ए बी वायर हो गया, ये ए, ये बी वायर हो गया। ए से मेरे पास बैटरी का पॉजिटिव कनेक्टेड है, हाई पोटेंशियल, ये बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट हो गया। फिर मेरे पास की आ गई, और फिर मेरे पास क्या हो गया, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस आ गया, जिसको अपन ने क्या बोल दिया, रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या हो गया, रियोस्टेट हो गया ये अपना। तो इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करेंगे अपन, तो घबराने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, समझ में आ गया। अब देखो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, अब समझना। अब एक चीज मुझे बताओ, आप एक चीज बताना, ये मेरे पास EMF E है, समझने की कोशिश करना। रियोस्टेट, अगर रियोस्टेट की वैल्यू, अगर रियोस्टेट पे ये जो पॉइंट है, रियोस्टेट मतलब क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। मतलब इस पॉइंट को अगर मैं यहां पर रखूंगा तो ये पूरा रेजिस्टेंस काउंट होगा। इस पॉइंट को अगर मैं यहां लेके आ जाऊंगा तो क्या होगा, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रियोस्टेट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रियोस्टेट का रेजिस्टेंस अगर 0 हो गया, इसका मतलब जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अब यहां पर मैं की को ऑन करूंगा तो यहां पर जो भी इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो यू का आएगा, ए बी वायर के ऊपर आ जाएगा। यू का क्या आएगा, ए बी वायर के ऊपर आ जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, समझना इसको। सपोज मेरे पास आर एच की वैल्यू 0 है, कुछ भी हो सकती है, मैं मान रहा हूं 0 है। ई की वैल्यू में फॉर एग्जांपल बोलता हूं कितना, 10 वोल्ट है, फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट है। तो देखो ये अगर मेरे पास ये मेरे पास अगर 10 वोल्ट पर है तो ये कितना होगा, 10, क्योंकि सीधा यहां पर कनेक्टेड है ये 10 की इधर वाला पॉइंट क्या होगा, 0 है ना भाई, 0। ध्यान है सेल को कैसे यूज करते हैं, सेल के नेगेटिव पर 0 पोटेंशियल है तो उसके पॉजिटिव पर पोटेंशियल कितना होगा, बढ़ के आएगा। तो यहां पर अगर 10 लिया तो डेफिनेटली यहां 0 होगा, तभी मेरे पास 10 होगा। यहां पर 0 है तो की कोई वोल्टेज खाती नहीं है, तो यहां पर भी क्या होगा, 0। रियोस्टेट का रेजिस्टेंस बिल्कुल 0 है, तो रियोस्टेट के अक्रॉस भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। तो रियोस्टेट के इस एंड पर भी पोटेंशियल कितना हो गया, 0। तो यहां पर भी क्या हो गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियोमीटर के वायर को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ए से लेके बी तक पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, समझो। तो ए, तो यहां पर समझना आप, मूविंग फ्रॉम ए टू बी, अगर मैं ए से बी अगर मैं जा रहा हूं, समझना, ए से बी अगर मैं जा रहा हूं तो पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज डिक्रीजिंग। ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना, 10 है। मैं मिड पॉइंट पर अगर मैं बोलूं, बिल्कुल मिड पॉइंट पर, सी अगर मेरा मिड पॉइंट है तो यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा, बिल्कुल हाफ आएगा, 5 वोल्ट। तो ए से बी जाने पर पोटेंशियल, ये चीज बिल्कुल अच्छे समझ में आनी चाहिए, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन वायर प्रोवाइडेड दैट सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ए पे कनेक्टेड है। हमेशा टर्मिनल ध्यान रखें आप, कई बार सेल को उल्टा कनेक्ट कर देते हैं। सेल को उल्टा कनेक्ट कर दूंगा तो 10 उधर चला जाएगा, 0 उधर चला जाएगा। अब मैं ए से बी की तरफ जाऊंगा तो मेरा पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है। लेकिन अपन ए बी वायर बोल रहे हैं तो ए हमेशा हायर पोटेंशियल पे रखो आप, तो पॉइंट ऑन वायर क्या होगा, डिक्रीजेस। ये क्या होगा, हमेशा डिक्रीज होगा। एक चीज अपने को समझ में आ गई। अब समझने की कोशिश करना, अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, ये मेरा 10 वोल्ट पर है, अगर मैं यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा दूं, वोल्ट मीटर लगा दिया, और मैंने यहां पर एक जे क्या है मेरे पास, जोकी। जे क्या है मेरे पास, एक जोकी पॉइंट, जो मीटर ब्रिज के अंदर जो था वही जोकी है। जोकी क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल कांटेक्ट बनाता है। अगर मैं किसी पॉइंट पर कांटेक्ट बनाना चाहता हूं या मैं नहीं बनाना चाहता हूं, मैं एक वेरिएबल कांटेक्ट रखना चाहता हूं, कभी मुझे यहां पर टच करना है, मतलब ये वोल्ट मीटर कभी इस वायर पे कनेक्टेड हो और मैं चाहता हूं कभी इस वायर पे कनेक्टेड नहीं हो, तो आप क्या करते हो, एक मेटेलिक स्टिक ले लेते हो, मेटेलिक स्टिक ले लेते हो। मेटल स्टिक का एक पॉइंट तो इस वायर से कनेक्ट हो जाता है और दूसरा पॉइंट फ्री हो गया। जब इस एंड को यहां कनेक्ट करूंगा मतलब इस वायर पे वोल्ट मीटर कनेक्ट हो गया, जब इसको यहां से हटा दूंगा तो ये वोल्ट मीटर से क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। समझ आ रहा है। अब एक चीज बताओ, अब समझना, अब यहां पर जे पॉइंट को अगर मैं सी पॉइंट पे ले लूं, जे पॉइंट को अगर मैं सी पॉइंट पर ले लूं तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आएगी,
जे पॉइंट को सी पॉइंट पर ले लूँ तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आएगी? वोल्ट मीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। अगर वोल्ट मीटर आपने नहीं देखा हो तो जाके गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर आप जाके वीडियो देखना, वहां पर मैंने वोल्ट मीटर भी समझाया हुआ है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा कहाँ? ए और सी पॉइंट के बीच में। तो ए और सी पॉइंट, जे और सी अभी कॉन्साइड कर रहे हैं, तो ए और सी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 10 माइनस 5। 10 माइनस 5 कितना हो गया? 5 वोल्ट। 10 माइनस 5 कितना हो गया? 5 वोल्ट। ये समझ में आ रहा है? मैं बोलता हूं यहां पर अब एक चीज बताओ, यहां पर पोटेंशियल कितना होगा? यहां पर 10 वोल्ट पोटेंशियल है, यहां पर 5 वोल्ट पोटेंशियल है, यहां पर 0 पोटेंशियल है। मैं बोल रहा हूं ये 1/4 लेंथ है। कितना बोल रहा हूं मैं? ये 1/4 लेंथ अगर है तो यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा? 7.5 वोल्ट, क्योंकि लीनियरली वेरिएशन होता है पोटेंशियल का हमेशा। ये 10 है तो ये 7.5 है, क्योंकि 1/4 लेंथ, ये 1/4 लेंथ है, समझ में आ रहा है? तो 1/4 ही पोटेंशियल डाउन होगा। हाफ पर अगर हाफ हो गया है तो 1/4 पे 1/4 ही डाउन होगा ना। अगर मैं आपको पूछूं यहां पर कितना है, यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा, तो ये 10 हो गया, फिर 1/4 कम हुआ, फिर 1/4 कम हुआ, फिर 1/4 कम हुआ, तो 5 में से 1/4 और कम करो तो कितना हो जाएगा? 2.5। ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल लिख रहा हूं मैं सारे। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं, अगर मैं आपको बोलता हूं कि बताओ, ये मैं सी पॉइंट बोल देता हूं, इसको डी बोल देता हूं, इसको ई बोल देता हूं। अगर मैं बोलता हूं कि देखो वी ए बी पर, वी ए बी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 माइनस 0 कितना है? 10 वोल्ट। मैं आपको बोलता हूं वी ए और सी के बीच में, वी ए सी अगर मैं बोलता हूं तो वी ए माइनस वी सी कितना होगा? ए और सी मतलब 10 माइनस 5 कितना हो गया? 5 वोल्ट हो गया। इससे क्या समझ में आया कि एसी वायर, अब एसी वायर को देखो, इसकी लेंथ कितनी है? 5 मीटर। अगर ये 10 मीटर लॉन्ग वायर है, इसकी लेंथ कितनी है? 5 मीटर। ये सारे वोल्टेजेस हैं, ये सारे वोल्ट है। अगर 10 मीटर वायर की लेंथ है, मिड पॉइंट है, ठीक है, तो मिड पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 वोल्ट आ रहा है। पूरी लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 वोल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जैसे जैसे आप लेंथ को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं? यहां पर एक पॉइंट अपन क्या लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इंक्रीजेस इफ लेंथ जो होती है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। इफ लेंथ क्या हो जाए मेरे पास? इंक्रीज हो जाए। तो मतलब वोल्ट मीटर की रीडिंग, अगर मैं जे पॉइंट को जैसे जैसे राइट में शिफ्ट करूंगा, जे पॉइंट को जैसे जैसे मैं राइट में शिफ्ट करूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी? इंक्रीज होगी। मतलब बोल सकता हूं मैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। ऐसा बोल सकते हैं अपन, ऐसा बोल सकते हैं इसको। और अगर आप इसको मैथमेटिकली देखना चाहो, ये तो मैंने प्रैक्टिकली बता दिया आपको। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो पोटेंशियोमीटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहां पर आपका लैब के अंदर 2 एक्सपेरिमेंट कवर होते हैं, तो ये बहुत ही, और वाइवा के अंदर क्वेश्चन पूछते ही पूछते, अगर पोटेंशियोमीटर आ गया तो वाइवा मजा आ जाएगा आपको वाइवा के अंदर। देखो मैं बोलता हूं कि भाई इस वोल्टमीटर की रीडिंग मैं बोलता हूं वी है, वोल्टमीटर की रीडिंग क्या है? वी है। तो देखो वी कैसे लिखूंगा मैं? तो वी इक्वल्स टू क्या होगा? करंट आई। इस सर्किट के अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही है? सपोज आई फ्लो हो रही है ना, आई, वी इक्वल्स टू आई एंड मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस आर। ये वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कौन? ए जे पॉइंट, और रेजिस्टेंस कौन सा हो जाएगा? ए जे, ए से लेके जे, ए से लेके जे। अब आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। मैं इसको एक बार हटा देता हूं, यहां पर जो पोटेंशियल है मैं एक बार हटा देता हूं ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपको, ठीक है। इन पोटेंशियल्स को मैं हटा देता हूं, इन पोटेंशियल को हटा देता हूं मैं, समझने, ये सब मैंने समझने के लिए बताया। अभी ईएमएफ हो गया, ठीक है, ये सारा समझने के लिए बताया था मैंने आपको। चाहो तो आप रफ में लिख लेना इसको, जैसे भी लिखना हो, ठीक है। ये जो कि जे पॉइंट आ गया मेरे पास, ये अब मेरा सिंपल रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ भाई इसकी लेंथ अगर मेरे पास एल है, ए से लेके जे पॉइंट तक की लेंथ मेरे पास अगर एल है, तो समझना, तो वी ए से लेके जे पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाइड बाय आर ए से लेके जे तक। तो ये क्या हो गया मेरे पास? वी ए से लेके जे तक की रीडिंग कितनी है? वी इक्वल्स टू आई आर। आर का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं मैं? एल लेंथ के वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टिविटी अगर रो है, लेंथ एल है अपॉन ए। अब मैंने क्या बताया था? देखो ए तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, ए तो कांस्टेंट यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। रेजिस्टिविटी भी एक बार वायर यूज कर लिया तो रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट हो गई। उसके बाद करंट, मैंने बोला था वायर के अंदर करंट को आपको हमेशा कांस्टेंट बनाए रखना है, करंट भी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे जैसे मैं एल को इंक्रीज करूंगा, जैसे जैसे मैं एल को इंक्रीज करूंगा, वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी। तो देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? तो v इक्वल्स टू, यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं? आई
रो अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय एल, तो ये चीज मेरे पास क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, इसको मैंने बोल दिया के, इसको बोल दिया मैंने के, v इक्वल्स टू के एल। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, तो v जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, l के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, l के। तो वर्किंग प्रिंसिपल अगर यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या हो जाएगा वर्किंग प्रिंसिपल की पोटेंशियल डिफरेंस, लिख लो इसको लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ जो लिख लो आप, कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन पोटेंशियोमीटर वायर is directly proportional to length of that part of potentiometer wire, is directly proportional to length of that part of potentiometer wire। ठीक है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l आ गया, क्लियर। अब यहां से एक चीज आपको यहां पर समझ में आई है ना, इसको लिख लो, इसको लिख लो, इसको लिख लो, इसको लिख लो। देखो यहां से क्या एक चीज में क्या बना सकता हूं, समझना, इस k को, जो k लिखा है, इस k को अपन बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इस k को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट क्यों नाम दिया है, ये जब भी ग्रेडियंट वर्ड आता है इसका मतलब समथिंग डिवाइडेड बाय लेंथ, समथिंग डिवाइडेड बाय लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया, देखो k का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहां पर, तो k हो जाएगा v डिवाइडेड बाय l, k क्या हो गया, v डिवाइडेड बाय l। पोटेंशियल को लेंथ से डिवाइड कर रहे हो, क्या आ जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल दिया अपन ने इसीलिए इसको। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अगर यहां पर यूनिट देखोगे तो यूनिट विल कम आउट टू बी व्हाट, वोल्ट पर मीटर, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, वोल्ट पर मीटर। समझ आ रहा है। अब देखो अगर मैं आपको यहां पर बोलता हूं कि मेरे पास किसी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वायर के किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में अगर मेरे को पोटेंशियोमीटर, एक मिनट लिखो, इसको लिखो फिर आगे बात करते हैं अपन, है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से याद कर लेना, इसको अच्छे से याद कर लेना। एक बार लिखो, इसको सारा मिटा के वापस आता हूं मैं अच्छे से, इसको लिख लो। देखो ये तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। अब एक्चुअल में इसकी जब इसकी वर्किंग पढ़ाऊंगा तो ये चीज एकदम अच्छे से काम आएगी, ये चीज एकदम अच्छे से आपके काम आएगी। ठीक है, इसकी वर्क, इसको लिख लो। अब देख वर्किंग पे आते हैं, इसकी वर्किंग पे आते हैं। वर्किंग समझने के लिए ध्यान रखें आप, वर्किंग समझने के लिए आपको क्या ध्यान रखना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपको गैल्वेनोमीटर का थोड़ा बहुत आइडिया बताया था, है जब गैल्वेनोमीटर टू अमीटर और गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर अपन ने जब पढ़ा था, पहले मैंने गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर पढ़ाया था, आई थिंक नहीं अमीटर पढ़ाया था, तो उसके अंदर मैंने गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन की बात की थी, आपको मैंने वहां समझाया था, थोड़ा सा वापस याद करवा देता हूं मैं, कि कोई भी गैल्वेनोमीटर किसी सर्किट के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर, अगर इसमें करंट आई ऐसे फ्लो हो रही है तो करंट जो होती है वो हमेशा पॉइंटर को धक्का मारती है, समझे आप। गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होता है, पॉइंटर होता है, ये पॉइंटर क्या होगा, इसके अंदर डिफ्लेक्शन या तो जीरो आएगा या राइट में जाएगा, मतलब इधर जाएगा जैसे भी आपको दिख रहा, या इधर जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन जो है वो कैसे पता, करंट के मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कि करंट हमेशा पॉइंटर को धक्का मारती है, तो करंट फ्लो होगी तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन राइट में इधर आएगा, अगर करंट इधर से फ्लो हो रही है तो डिफ्लेक्शन इधर आएगा, और अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, अगर करंट मेरे पास क्या है, जीरो है, तो डिफ्लेक्शन क्या आएगा, जीरो आएगा, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, नल डिफ्लेक्शन, इसी को अपन क्या बोलते हैं, नल डिफ्लेक्शन, इसी को अपन क्या बोलते हैं, नल डिफ्लेक्शन। अब यहां पर अगर एक चीज समझना चाहें आप, अब समझना, फॉर एग्जाम्पल इसी चीज को मैं समझाता हूं। मेरे पास सपोज एक ये सेल है 10 वोल्ट का, ये सेल मेरे पास कितना है, 10 वोल्ट का है। अब इसमें अगर मैं देखूं यहां पर, ये मेरे पास कितना है, सपोज ये 20 वोल्ट है, ये मेरे पास कितना है, 20 वोल्ट है। अब मैं आपको बोलता हूं, ये अगर मैं यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगाता हूं, समझने की कोशिश करना, मैंने यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया, मैंने यहां पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, ठीक है। अब यहां पर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रहा हूं, ये 20 वोल्ट है, 10 वोल्ट है। अब इस सर्किट के अंदर सपोज यहां पर एक रेजिस्टेंस है, वर्किंग को समझने से पहले गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ये 20 वोल्ट है, 10 वोल्ट है। अब देखो करंट कहां फ्लो होगी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ये 20 वोल्ट की सेल है, ये 10 वोल्ट का सेल है, तो मेजर कंट्रीब्यूशन जो आएगा वो किसका आएगा, 20 वोल्ट का आएगा। ये अपन सीख चुके हैं। तो करंट यहां से ऐसे फ्लो होगी सर्किट के अंदर, करंट हमेशा पॉइंटर को धक्का मारती है, तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, लेफ्ट में डिफ्लेक्शन आएगा। अगर मैं यहां पर बोलता हूं, सपोज ये मेरे पास रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास क्या आ गया, सपोज ये 20 वोल्ट है का ईएमएफ यहां ऊपर ले लेता हूं, ये मैंने गैल्वेनोमीटर ले लिया, और नीचे मैं ले लेता हूं 10 वोल्ट का सेल,
मैं 10 वोल्ट का सेल ले लेता हूं। अब यहां पर करंट कैसे फ्लो होगी, इधर से इधर फ्लो होगी। अब डिफ्लेक्शन बोलूंगा तो किधर आएगा, राइट डायरेक्शन में। ये गैलोमीटर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा किसके अंदर, अपन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपन गैलोमीटर पढ़ेंगे तो सारी चीजें समझ में आएगी, राइट में क्यों जाता है, लेफ्ट में क्यों जाता है, वहां चीजें आपको बहुत क्लियर होगी। ये हो गया राइट में। अब सपोज मैं दोनों सेल को सेम उसका ले लेता हूं, इसको भी 20 वोल्ट ले लेता हूं, और यहां पर मेरे पास ये गैलोमीटर है, और इसको भी मैं क्या ले लेता हूं, 20 वोल्ट ले लेता हूं। अब दोनों सेम है तो कोई करंट फ्लो होगी क्या, कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो डिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा मेरे पास, 0 आ जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो हो रही है, तो पाथ में अगर गैलोमीटर लगा हुआ है तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में आएगा, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसको एक बार लिख लो, अभी ये वर्किंग में समझ में आएगा आपको। एप्लीकेशन जब अपन पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर की, तो आपको बहुत ढंग से ये क्लियर होगा। इसको लिख लो, देख, नाउ राइट डाउन एप्लीकेशंस, नाउ राइट डाउन एप्लीकेशंस ऑफ, या इससे पहले एक क्वेश्चन करो यार, चलो एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन हालांकि कल करवाऊंगा मैं, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए। एक क्वेश्चन करो आगे, मैं छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, ताकि थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके, है ना। सपोज ये मेरे पास एक सेल है, ये 10 वोल्ट का है, इसके सीरीज में जो रियोस्टेट है, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस मैं बोल देता हूँ 5 ओम, ठीक है। और यहाँ पर ये मेरे पास पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है। ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गया ए बी। इस वायर का रेजिस्टेंस मैं बोल देता हूँ कितना, सपोज 95 ओम तो इसका रेजिस्टेंस है, और इसकी जो लेंथ है, इस पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ है LAB, उसको ले लेते हैं अपन 10 मीटर, ठीक है, उसको ले लेते हैं अपन 10 मीटर। अब देखो, अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम करने आनी चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सा सर्किट है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। क्या क्या, अगर मैं आपको पूछता हूँ कि भाई VAB, ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मैं आपको क्या पूछूं, मुझे मालूम करना हो क्या, ए और बी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो आपको फट से समझ में आना चाहिए कि AB वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना मतलब क्या हो गया। सुनो, यहाँ पर मेरे पास ये दो रेजिस्टेंस क्या सीरीज में है क्या, एक लूप बन रहा है मेरे पास, और दो रेजिस्टेंस है ना। एक रेजिस्टेंस 5 ओम का है, और इसी की सीरीज में दूसरा रेजिस्टेंस है, जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी, 95 ओम है। तो सीधा वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हो आप यहाँ पर। तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओगे तो AB वायर के अक्रॉस अगर मुझे निकालना है, तो इसका रेजिस्टेंस 95 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 95 प्लस 5। मैंने करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन वाला मैंने आपको वीडियो बना के दिया था मैंने आपको, तो उसके अंदर मैंने सारे कॉन्सेप्ट बताया मैंने, एंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल वोल्टेज कितना है 10, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, इसको अगर आप देखोगे तो 95 डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना 9.5 वोल्ट। ये हो गया VAB, ठीक है। अगर मुझे AB वायर में से करंट कितना जा रहा है, अगर मुझे करंट मालूम करना है, इस वायर में से करंट कितना फ्लो हो रहा है I, अगर मुझे करंट मालूम करना है, तो ये सिंपल एक लूप के अंदर करंट क्या होता है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल कल हेल्प मिलेगी आपको इसके अंदर। करंट मुझे निकालनी, एक लूप के अंदर करंट कैसे निकालते हो, EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 95 प्लस 5 कितना हो गया, है ना, V अपॉन R। तो V तो हो गया 10 और R कितना हो गया 5 प्लस 95, तो 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 0.1 एम्पियर। ये मेरे पास क्या हो गया, करंट हो गया। अब आपको मैं और यहां पर क्या क्या पूछ सकते हैं, मैं आपको बोलता हूं कि सपोज इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट बताओ, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालो, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट के कैसे निकालोगे, V अपॉन L। वायर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस पता हो और उस वायर के उस पोर्शन की लेंथ पता हो, तो उसको डिवाइड करोगे तो वहां से मेरे पास क्या आएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा। देखो, अब यहां पर आपको क्या पता है, AB वायर का पोटेंशियल डिफरेंस पता है और AB वायर की लेंथ भी पता है, तो इसको डिवाइड करके आप क्या निकाल सकते हो, सीधा पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकते हो। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, AB वायर की लेंथ एंड डिवाइड बाय लेंथ ऑफ वायर AB, अगर मैं डिवाइड करूं तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। कोई भी पोर्शन ले सकते हो, जरूरी नहीं आपका पूरे वायर से पोटेंशियल ग्रेडियंट निकले, कहीं से भी निकल सकता है, बट कंडीशन ध्यान होनी चाहिए आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस किन दो पॉइंट के बीच में ले रहे हो, तो उसी लेंथ से डिवाइड करना है आपको, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो VAB दे रखा है आपको 9.5 और डिवाइड बाय लेंथ AB वायर की लेंथ कितनी है 10, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना 0.95 वोल्ट पर मीटर। ये मेरे पास क्या आ गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। मैं आपको बोलता हूं कि भाई सपोज इस वाले वायर की लेंथ है मेरे पास सपोज 2 मीटर, इतने से पोर्शन की लेंथ कितनी है 2 मीटर, ठीक है।
और मैं आपको बोलता हूं कि भाई इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसको मैं सी बोल देता हूं, है ना, सी बोल देता हूं। और मैं आपको पूछता हूं कि भाई ए और सी, वी ए सी बताओ। वी ए सी मतलब वी ए माइनस वी सी। कैसे निकालोगे कि किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या के इंटू एल होता है। तो इसको क्या लिखोगे, सिंपल के मल्टीप्लाइड बाय एल। ये एल क्या हो गया, 2 मीटर हो गया। एल क्या हो गया, 2 मीटर हो गया। तो के कितना निकाला अभी अपन ने, के अपना कितना था, कहां गया, 0.95 एंड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितना हो गया, 2 मीटर। तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये कितना हो गया, 1.9 हो गया क्या, ये 1.9 वोल्ट मेरे पास क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इसको ऐसे भी समझ सकते हो भाई, 10 मीटर पे वोल्टेज कितना है, 10 मीटर पे वोल्टेज 9.5 है ना, यूनिटरी मेथड कि 10 वोल्ट पे 10 मीटर पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 9.5। तो 2 मीटर पे कितना होगा, इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। देख 10 मीटर पे कितना है, 9.5 है, तो 2 मीटर पे कितना हो जाएगा, तो 9.5 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 0.95 मल्टीप्लाइड बाय 2 आ गया मेरे पास। तो वैसे आप, ये यूनिटरी मेथड हो गया सिंपल, तो वैसे आप निकाल सकते हो। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये हो गया। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज, ये 3-4 चीजें आपको लिखनी आनी चाहिए। कभी पोटेंशियोमीटर वायर दिया हुआ हो, एक्सटर्नल बैटरी दी हुई हो, रियोस्टेट दिया हुआ हो, तो करंट निकालनी आनी चाहिए। करंट निकालने का सिंपल एक रूल मैंने बता दिया आपको, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आना चाहिए आपको, पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखना आना चाहिए। 4 चीजें आपको लिखनी आनी चाहिए हमेशा, तो जाके कल वाले न्यूमेरिकल में आपको मजा आएगा। ऑलराइट, इसको लिख लो आप। फिर अपन एप्लीकेशंस पार्ट पे आते हैं, इसको लिखो, फिर हेडिंग डालें आप, एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, जल्दी से लिखो, इसको लिखो, 1 मिनट लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए आप, एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। नेक्स्ट हेडिंग डाल रहे हैं आप, एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, क्या पोटेंशियोमीटर, एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, है ना। 2 मेजर एप्लीकेशन की बात करेंगे अपन यहाँ पर, है ना। फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल, है ना। इसको दोनों तरीके से देख सकते हो, टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल और टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, दोनों एक ही चीजें है ना। तो टू कंपेयर करने का मतलब क्या हो गया, 2 ईएमएफ का रेशियो निकालना, ये होता है। अगर एक ईएमएफ पता है मुझे, तो दूसरा ईएमएफ आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक अगर सेल नॉन है तो दूसरे अननोन सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसीलिए इसके एप्लीकेशन को 2 तरीके से लिख के अपन सीधा लिखते हैं, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, 2 सेल का ईएमएफ आपको कंपेयर करना है। एक सिंपल सर्किट इसका क्या है, 2 सेल कंपेयर करने। सबसे पहले आप हमेशा प्राइमरी सर्किट तो आप बना दो। यहाँ पर ये ए बी मेरे पास क्या हो गया, वायर हो गया, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, ये प्राइमरी सर्किट हो गया मेरे पास, है ना। मेन सेल हो गया, उसके साथ में की हो गई, और साथ में मैंने क्या लगा दिया, एक रियोस्टेट लगा दिया, ठीक है। ये मेरा प्राइमरी सर्किट हो गया, जिसका सेल का ईएमएफ हो गया ई, ठीक है। ये ए बी वायर हो गया। अब मेरे पास, अब अपन बात करेंगे यहाँ पर, जब भी एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो सेकेंडरी सर्किट भी पिक्चर में आता है। अभी तक अपन ने सिर्फ प्राइमरी सर्किट बनाया है, अब अपन सेकेंडरी सर्किट की बात करेंगे। सेकेंडरी सर्किट क्या हो गया, जिस सर्किट के अंदर अननोन होते हैं, जिस सर्किट के अंदर अननोन होते हैं, ईएमएफ अननोन होता है या मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस अननोन होता है, तो वो अननोन जो भी होते हैं वो मेरे पास हमेशा सेकेंडरी सर्किट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 2 सेल, तो एक सेल मैंने ये बना दिया, इसको मैं बोल रहा हूं E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी ये होगा होने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस में अपन इंटरेस्टेड अभी नहीं है। दूसरा एक और सेल, सारे सेल के पॉजिटिव एक साथ कनेक्ट करने हैं, सारे सेल के पॉजिटिव एक साथ कनेक्ट होने चाहिए या सारे सेल के नेगेटिव एक साथ एक जगह कनेक्ट होने चाहिए, तभी आपका वो डायग्राम एकदम करेक्ट होता है। अदरवाइज आपके पास डिफ्लेक्शन के अंदर प्रॉब्लम आएगी। डिफ्लेक्शन कितना आएगा, क्या नहीं आएगा, वो भी आपको मैं क्लियर करूंगा, आगे समझ में आएगा। इसके अंदर प्रॉब्लम आती है, कई बार डिफ्लेक्शन सिंगल साइड में आता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो तो सारा अभी बताऊंगा मैं अभी 1 बाय 1। तो E1 हो गया, उसके बाद सेल देखो आपके पास ये E2 सेल हो गया, 2 सेल हो गए, उसको कंपेयर करना है। और इन दोनों सेल से एक कॉमन सर्किट अपन यहां पर निकालते हैं। मैं क्या कनेक्ट करता हूं यहां पर, एक गैल्वेनोमीटर, और साथ में क्या कनेक्ट कर दिया मैंने, एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, HRB, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, और यहां पर मैंने ये जो कि J कनेक्ट कर दी, ये जो कि J कनेक्ट कर दी।
समझ में आ रहा है? इस पॉइंट को बोल दिया मैंने ये ए, ये बी और ये क्या हो गया मेरे पास सी। ये मेरा पूरा कंप्लीट सर्किट हो गया। इसके अंदर करंट अगर मुझे फ्लो करवानी है, समझना है ना, ये मेरा सर्किट जो होगा, इस सर्किट को अपन क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सर्किट। दिस इज व्हाट? सेकेंडरी सर्किट। ये अपना क्या हो गया? सेकेंडरी सर्किट। अब इस सर्किट के अंदर हमेशा करंट फ्लो करवानी है आपको, इस सर्किट के अंदर करंट हमेशा फ्लो करवानी है। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखें, आपको समझनी होगी। देखो, मुझे इसके अंदर करंट फ्लो करवानी है तो की हमेशा ये ऑन रखनी पड़ेगी, ये आपको क्लियर है बिल्कुल, ये की हमेशा ऑन रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं? दो स्टेप में करते हैं। दो स्टेप में कैसे करोगे? फर्स्ट में की इंसर्ट करूंगा, ये मेरे पास क्या टू वे की है। यहां पर अगर आप देखोगे ये दो सेल हो गए, इसको कंपेयर कर रहे हैं, और ये मेरे पास क्या, इसको अपन बोलते हैं टू वे की। टू वे की, टू वे की का मतलब क्या हो गया कि जब आप की इसके बीच में इंसर्ट करोगे, लैब के अंदर की देखी होगी आपने, मतलब एक की जब इसके अंदर इंसर्ट करोगे तो यहां पर कांटेक्ट बनेगा, ठीक है। जब की यहां इंसर्ट करोगे तो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट बनेगा। तो वन बाय वन अपन कांटेक्ट बनाएंगे। तो केस फर्स्ट, इसमें मैं फर्स्ट क्या बोल रहा हूं कि जो की है, की कौन सा? ए बी ऑन, ए बी की को ऑन कर दिया मैंने, है ना। ए बी जो की है उसको अपन ने क्या कर दिया? ऑन। और ये ऑन है, इसका मतलब ये ऑफ है, और ये वाली की तो हमेशा ऑन ही है, इसको हमेशा ऑन ही रखना है, क्योंकि यहां पर तो मुझे करंट फ्लो करवा नहीं है, यहां हमेशा करंट फ्लो करवा नहीं है। तो देखो यहां पर अपने पास क्या होगा, जब की ए बी को ऑन करोगे तो सर्किट के अंदर देखोगे आप क्या कि यहां पर मेरे पास क्या होगा, ये वाला जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट। ये वाला सेल क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहां पर की इंसर्ट नहीं कर रहा हूं। तो सर्किट बनेगा, सर्किट के अंदर सिर्फ ये वाला पार्ट होगा, इसको भूल जाओ। सर्किट के अंदर क्या होगा? सिर्फ इतना सा पार्ट दिखाई देगा। मैं सर्किट को वापस बनाऊं तो देख कैसा बनेगा ये कुछ। ये मेरे पास ए बी सेल हो गया, है ना, ये ए बी वायर हो गया, और यहाँ पर मेरे पास क्या हो गई? ये बैटरी हो गई, और ये की को मैंने यहाँ पर ऑन कर रखा है, और ये रियोस्टेट है ही है मेरे पास, और यहाँ पर ये रियोस्टेट कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर क्या होगा? सिर्फ ये वाला सेल आएगा, ये वाला सेल आ गया मेरे पास, जिसका EMF E1 है, ठीक है। और यहाँ से मैंने की को कनेक्ट कर दिया है ए और बी के बीच में। ये गैल्वेनोमीटर आ चुका है, यहाँ पर मेरे पास हाई रेजिस्टेंस बॉक्स आ चुका है, और ये जो कि जे। अब देखो अब यहां पर क्या होगा, अब इसमें ध्यान से देखना है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जैसे मीटर ब्रिज के अंदर अपन क्या फाइंड आउट कर रहे थे? नल पॉइंट आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। नल पॉइंट क्या था? जहां पर जिस कंडीशन में मेरे पास क्या आ जाए, गैल्वेनोमीटर क्या करे? जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। गैल्वेनोमीटर क्या करे? जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। अब समझना, इसको समझने की कोशिश करना। सपोज ये मेरे पास 10 वोल्ट का है, ये सेल मेरे पास क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये कितना है? ये 10 वोल्ट का है। इसको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। ये 10 वोल्ट का है, रियोस्टेट की वैल्यू अगर 0 है तो अपन ने देखा था भाई यहां पर कितना आएगा? 0 वोल्ट आएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट आएगा, 10 वोल्ट आएगा। अब मैं बोलता हूं कि ये वाला EMF कितना है? 2 वोल्ट का है। ये वाला EMF कितना है? 2 वोल्ट का है। समझ आ गया? अगर यहां पर 10 है तो इस पॉइंट पर कितना आएगा? 10, तो इस पॉइंट पर कितना आ जाएगा? 8 वोल्ट। ये अपने को चीज समझ में आती है, ये अपने को चीज समझ में आती है। अब यहां पर अगर आप सोचोगे, अब यहां पर सोचो, समझने की कोशिश करना। यहां पर 8 वोल्ट, ये 10 वोल्ट है, इस पे क्या यहां पर क्या आ जाएगा? 8 वोल्ट। अब सोचना, गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन जब ऐसी जे को मैं ऐसा कहां पर टच करूं कि गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन क्या आ जाए? 0। गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या आ जाए? डिफ्लेक्शन 0। गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 कब आएगा? अपन ने अभी देखा था कि भाई ऊपर वाला पोटेंशियल डिफरेंस और नीचे वाला पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने देखा था कि एक पूरे कंप्लीट पाथ के अंदर दो तरह के पोटेंशियल डिफरेंस हो, और दोनों पोटेंशियल डिफरेंस अगर इक्वल हो जाए तो पाथ में जो भी गैल्वेनोमीटर आता है उसके अंदर हमेशा 0 डिफ्लेक्शन आएगा। ऐसा अपन ने देखा था। अब समझो, सपोज मैंने जोकी, अभी मैंने इस जोकी को हटा दिया। अब समझने की कोशिश करना, सपोज मैंने जोकी को यहां पर कनेक्ट किया, समझने की कोशिश करना, मैं जोकी को यहां पर कनेक्ट करता हूं, जोकी को यहां पर कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया? यहां पर भी कितना, यहां पर कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट। यहां पर कितना आ जाएगा? जोकी को मैं यहां पर कनेक्ट कर देता हूं, समझ में आ रहा है? जोकी को मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया तो जोकी कितने हैं? 10 वोल्ट पोटेंशियल पर आ गई। जोकी कितने हैं? 10 वोल्ट पोटेंशियल पर आ गई। अब जोकी 10 वोल्ट पोटेंशियल पर आ गई तो यहां पर समझने की कोशिश करना, बिल्कुल जीरो लेंथ है ना, बिल्कुल जीरो लेंथ है। ये पोटेंशियोमीटर का वायर कितना है? 10 मीटर लॉन्ग अगर वायर है, और मैं जोकी को यहां पर अगर मैं कनेक्ट करता हूं, है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो मेरे पास क्या होगा? बिल्कुल जीरो पॉइंट पर आ गया मैं। अब समझना, अब मेरे को एक चीज बताओ, डिफ्लेक्शन कहां आएगा इसमें? सोचो, डिफ्लेक्शन कहां पर आएगा इस गैल्वेनोमीटर के अंदर? डिफ्लेक्शन कहां पर आएगा वो मुझे देखना है। डिफ्लेक्शन कहां आएगा? अब देखो, ये भी 10 वोल्ट पर है, जोकी का ये वाला पॉइंट भी कितना है? 10 वोल्ट पर है, क्योंकि यहां पर मैंने कनेक्ट कर दिया है, यहां पर मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब सोचो, अब इसमें क्या होगा?
ये 10 वोल्ट पर है, मैंने आपको बताया था ये अगर 10 वोल्ट पर है, ईएमएफ सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट है, तो सेल में पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हो तो ईएमएफ कम हो जाता है, तो 2 वोल्ट कम होगा तो यहां पर कितना आ गया 8 वोल्ट। अब गैलोमीटर के अंदर करंट कहां से कहां फ्लो होगी, 10 वोल्ट से 8 वोल्ट की तरफ करंट इधर फ्लो होगी, मतलब डिफ्लेक्शन कहां आएगा, लेफ्ट साइड में। समझ में आया, करंट हमेशा धक्का देती है। तो आपने लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट किया होगा, जब आप ए टर्मिनल पर जब जोकी को कनेक्ट करते हो तो हमेशा लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन आता है, हमेशा लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन आता है। याद आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब सोचो अब क्या होगा, अब सपोज मैं इस जोकी को सपोज मैं लेके आता हूं 7.5 पर, याद आ रहा है 10 7.5 5 0, अब मैं लाता हूं 7.5 पर, तो जोकी पे पोटेंशियल कितना आ गया 7.5, जोकी पे पोटेंशियल कितना आ गया 7.5। अब देखो अब क्या होगा, अब करंट कहां फ्लो होगी, क्योंकि यहां पर तो पोटेंशियल 10 फिक्स है, यहां पर भी 8 वोल्ट फिक्स है, लेकिन यहां पर क्या होगा, गैलोमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो यहां से करंट ऐसे फ्लो होगी 8 वोल्ट से 7.5 की तरफ करंट फ्लो होगी, तो अब डिफ्लेक्शन कहां आएगा, राइट साइड में आएगा। तो आपने नोटिस किया होगा जब ए पे कनेक्ट करते हो और थोड़ा सा राइट में लेके जाते हो, कहीं यहां पर राइट में लेके जाते हो, तो डिफ्लेक्शन जो आता है, ये ए बी वायर का मतलब क्या हो गया, आप समझे इसको, ए से लेके बी तक जा रहे हो, मतलब ये मैं ए से चला, मैंने जोकी को यहां कनेक्ट, यहां पर टच किया, यहां टच किया, फिर वायर ऐसे घूम के इधर जा रहा है, फिर यहां पर टच किया, फिर यूं यूं ऐसे, ये वायर ऐसे चल रहा है, तो ये मैं इधर लेंथ इंक्रीज हो रही है, ये 0 से लेके मेरा 100 सेंटीमीटर हुआ, फिर 101 से लेके 200 सेंटीमीटर हुआ, फिर 201 से लेकर 300 सेंटीमीटर हुआ, फिर 301 से लेकर 400 सेंटीमीटर हुआ, तो 400 सेंटीमीटर का वायर है, तो लेंथ अपने को मालूम होनी चाहिए। तो जोकी को जिससे आप टच कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से नंबर के वायर पे हूं। अगर मैं सेकंड नंबर वायर पर हूं, इसका मतलब 100 सेंटीमीटर लेंथ तो कवर हो ही गई है, साथ में ये भी एडिशनल कवर हुआ है ना। लेंथ को ऐसे कैलकुलेट करना है हमेशा, जोकी कहां, जोकी सपोज यहां कनेक्टेड है, जोकी आपने यहां टच करी, तो एक्चुअल में कितना लेंथ कवर किया, आप यहां से शुरू हुए और यहां तक आ गए हो, तो इतना लेंथ कवर हुआ है। सपोज जोकी यहां पर कनेक्ट करी आपने, तो इसका मतलब आपने ये लेंथ कवर करी, फिर ये लेंथ कवर करी, फिर ये लेंथ कवर करी, तो 100 प्लस 100 200, और सपोज ये कितना है, ये सपोज 70 है, तो कितना हो गया, ये लेंथ 70 है सपोज, तो कितना हो गया 270 मेरे पास लेंथ हुई। तो ये आपको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। तो अपन अभी सीधा ए बी वायर, तो ये चीज समझ में है, तो डिफ्लेक्शन कहां आ गया, राइट साइड में। अब डिफ्लेक्शन राइट साइड में आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में मेरे पास एक ऐसा पॉइंट आ रहा होगा 10 वोल्ट और 7.5 के बीच में, जहां पर मेरे पास डिफ्लेक्शन क्या आएगा, 0 आएगा, जहां पर डिफ्लेक्शन क्या आएगा, 0 आएगा। अब डिफ्लेक्शन इसके अंदर 0 कब हो सकता है, जब यहां पर पोटेंशियल कितना हो, 8 वोल्ट हो। जो कि जे को मैं कहां टच करूं, 8 वोल्ट पे टच करूं। अब जो कि जे 8 वोल्ट कहां होगा, ये 7.5 अगर ये है तो 8 वोल्ट यहां कहीं होगा, तो जो कि को मैं जब यहां पर टच करूंगा तो देखो अब 0 हो गया। 0 क्यों हुआ, समझ में आया होगा। देखो 10 और 10 इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 2 वोल्ट। और जो कि को जब मैं यहां टच कर रहा हूं, ये यहां पर, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट। और ईएमएफ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट। तो ये भी 2 वोल्ट और ये भी 2 वोल्ट। तो सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, और कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, तो डिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डिफ्लेक्शन क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऐसे में जब भी डिफ्लेक्शन 0 आता है तो उसको अपन नल डिफ्लेक्शन बोलते हैं। और जो वायर की लेंथ ये कवर हुई, उसको अपन बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। उसको अपन क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग लेंथ। कि नल डिफ्लेक्शन पर ए और जे पॉइंट के बीच का जो लेंथ होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग लेंथ। हाई पोटेंशियल से लेंथ कवर करनी है आपको हमेशा, हाई पोटेंशियल पॉइंट से जो लेंथ कवर होगी, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको चीज समझ में आई होगी, ये चीज अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसको वापस सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बात करी मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये आपको पूरा क्लियर, इसकी क्लैरिटी आपको यहाँ पर आ गई होगी, ठीक है। तो ये मैं अब डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूं, ये मेरा जोकी वाला जे पॉइंट हो गया, और इस लेंथ को मैं अब बोल देता हूं कितना, L1, ठीक है, L1 बोल देता हूं। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो मेरा वर्किंग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। यही था। और इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था वो किस कंडीशन में लेना है, जब आपके पास बैलेंस कंडीशन हो, जब आपके पास नल डिफ्लेक्शन हो, तब आपको क्या करना है, इस लेंथ को मेजर करना है। और जब नल डिफ्लेक्शन होगा, इस लेंथ को मेजर करोगे तो यहां पर तो बैटरी के टर्मिनल पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो, और इस लेंथ पे जो भी मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस आया वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यहां पर टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, E1 के बराबर आया, तो VAJ क्या हो जाएगा, E1 के बराबर हो जाएगा। तो E1 इक्वल्स टू क्या हो गया, KL1। ये मेरे पास क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। द सेम वे जब आपके पास क्या करते हो कि इसका डायग्राम नहीं बनूंगा मैं आपको, की का आप इंसर्ट करने बी और सी के बीच में,
कि बी सी ऑन, बी सी ऑन होगी, है ना। बी सी अगर ऑन करूंगा तो ऊपर वाला ओपन हो जाएगा। अब सर्किट में कौन आ जाएगा, E2 आ जाएगा, है ना। डायग्राम में सिर्फ ये हटा दो आप और यहां पर वायर कनेक्ट कर दोगे आप, तो सेम डायग्राम बनेगा। या सेम डायग्राम अगर बनाना चाहते हो तो बना लो आप। यहां पर ये ए बी वायर हो गया, ऊपर मेरे पास क्या हो गया, ये सेल हो गया, बड़ी वाली बैटरी हो गई, की हो गई, और ये मेरे पास रियोस्टेट हो गया RH, और यहां से इस E2 को अगर आप बनाओगे, ये मेरे पास E2 हो गया, और यहां से ये मेरे पास ये C पॉइंट, ये B पॉइंट, ये गैल्वेनोमीटर, ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, और यहां से जो कि J, इस लेंथ को अब मैं क्या बोल देता हूं, L2। ये कब लिखा मैंने, ये एट बैलेंस कंडीशन, एट बैलेंस कंडीशन, ठीक है। यहां पर भी क्या होगा, एट बैलेंस कंडीशन, यहां पर क्या आ जाएगा, इक्वेशन क्या आ जाएगी कि VAJ इक्वल्स टू क्या आएगा, K मल्टीप्लाइड बाय L2, और VAJ यहां पर जो होगा वो किसके बराबर होगा, E2 के बराबर होगा, क्योंकि यहां पर E2 के EMF अपना कितना E2 है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E2 है, तो E2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, KL2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। आप क्या करो, 1 और 2 को यहां पर डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। समझ आ रहा है, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन, मतलब बैलेंसिंग लेंथ के रेशियो में हमेशा क्या होगा, EMF जो होगा वो हमेशा क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये होगा। अब यहां पर अगर एक सेल अगर मेरा नोन हो, अगर E2 नोन हो, E2 क्योंकि L1 और L2 तो पता लगा लेंगे अपन, है ना, L1 L2 पता अपना, L1 L2 नोन है। अगर एक सेल का EMF अपने को पता चल जाए तो दूसरे सेल का EMF अपने को यहां से पता लग सकता है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, या तो कंपैरिजन बोल लो, या किसी सेल का EMF कैलकुलेट कर सकते हैं अपन इस तरीके से। समझ आ रहा है। अब देखो यहां से E1 और E का रेशियो जो है वो क्या है, L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं क्या, जिसका बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा आएगा उसका EMF भी ज्यादा होगा। जिसका बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा होगा मतलब जो EMF जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, लेंथ के आ गया। मतलब बैलेंसिंग लेंथ जितनी ज्यादा होगी उस सेल का EMF उतना ही ज्यादा होगा। अगर मैं बोलूं कि भाई E1 की वैल्यू ज्यादा है तो बताओ इसका बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा आएगा कम आएगा, तो E1 का बैलेंसिंग लेंथ मेरे पास क्या आएगा, ज्यादा आएगा कंपेयरिंग टू E2। अरे क्लियर, लिख इसको, लिख जल्दी लिखो, जल्दी बनाओ इसको। हो चल, दो कंपेयर हो गया। उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं अपन, टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। एप्लीकेशन नंबर 2 लिखो, टू कंपेयर टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इसमें एक चीज़ और देख लो यार, एक और देख, इसमें एक और देख लो। कई बार क्या होता है, एक ही ब्रांच के अंदर दो सेल भी कनेक्ट हो जाते हैं। इसके अंदर देखो, इसके अंदर नोट लगा लो, एक मिनट, एप्लीकेशन नंबर 2 रुकना, एक मिनट, एक नोट लगा लो। सपोज मेरे पास ये देखो AB वायर हो गया, ठीक है। यहाँ से ये न्यूमेरिकल में कल काम आएगा, देखना। ये मेरे पास मेन सेल हो गया, ये की हो गई, और ये मेरे पास क्या हो गया, ये रियोस्टेट हो गया। कई बार मेरे पास क्या होता है, ये सेल इस तरीके से कनेक्ट सीरीज में आ जाते हैं सेल। ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, और यहाँ से ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया। हाई रेजिस्टेंस बॉक्स तो है ही सीरीज में, ठीक है, जो कि J हो गई। अब यहाँ पर अगर मुझे इक्वेशन लिखनी हो बैलेंस कंडीशन में, इक्वेशन लिखनी हो बैलेंस कंडीशन में, एक चीज़ बताओ मुझे, अभी वैसे लिखवाने वाला हूँ मैं, अगर वो नल डिफ्लेक्शन कब आएगा कब नहीं आएगा, एक चीज़ आपको क्लियर रही होगी। क्या आप इसके EMF को यहाँ इस वायर पे सर्च कर रहे हो क्या, ऐसे ही कर रहे हैं ना अपन कुछ, कि वायर अगर इसका 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट कहाँ आएगा, है ना। मतलब EMF की वैल्यू इस वायर के ऊपर मौजूद पोटेंशियल डिफरेंस के एटलीस्ट बराबर होगी, तब जाके मैं बैलेंसिंग लेंथ आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। अदरवाइज आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, अदरवाइज आप आइडेंटिफाई बिल्कुल नहीं कर सकते हो। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, है ना। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 2 वोल्ट, सपोज मैं बोलता हूँ कि भाई इसका EMF, मैं बोलता हूँ सपोज इसका EMF है 4 वोल्ट, और ये दोनों सेल है कितना, एक 3 वोल्ट का ये है और 2 वोल्ट का सेल ये है, ठीक है। RH की वैल्यू मेरे पास सपोज 0 हो गई। अब ये दोनों सेल क्या है, सीरीज में है, इसका एक सिंगल सेल बना सकता हूं। इसका एक सिंगल सेल बनाओगे कितने का बनेगा, 5 वोल्ट का। अब मैं यहां पर इस वायर के ऊपर क्या आप 5 वोल्ट ढूंढ पाओगे क्या इस वायर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कभी 5 वोल्ट दिखेगा आपको, कभी नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि इस वायर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आ रहा है, इस 4 वोल्ट वाले सेल से ही तो आ रहा है। तो इस वायर के ऊपर मैक्सिमम वोल्टेज कितना आ सकता है, जितना EMF की वैल्यू है, तो मैक्सिमम कितना आ सकता है, यहां पर 4 वोल्ट आ सकता है।
और अगर मैं इस वायर के ऊपर 5 वोल्ट सर्च करने जाऊंगा तो मुझे 5 वोल्ट कहीं भी नहीं मिलने वाला, मुझे 5 वोल्ट कहीं भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो एक चीज अपने को क्लियर, ये अभी लिखवाऊंगा आगे जाके मैं कि VAB की वैल्यू इन सेल के EMF से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपके पास बैलेंसिंग लेंथ नजर आएगी आपको। आगे मैं लिखवाऊंगा इस चीज को। तो देखो यहां पर अब मैं दो अगर सेल सीरीज में हूं, दो अगर सेल सीरीज में हो तो यहां पर क्या, अगर सपोज ये बैलेंसिंग लेंथ मेरे पास L है तो इक्वेशन क्या लिख सकता हूं यहां से मैं, E1 प्लस E2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KL। इक्वेशन लिख सकते हैं, समझ में आया। अगर मैं बोलता हूं कि भाई इफ E2 इज रिवर्स्ड, इफ E2 इज रिवर्स्ड, यहां पर E1 की वैल्यू ग्रेटर देन E2 है, अगर E2 को रिवर्स कर दूं, E2 को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो क्या बन जाएगा, इसको मैं KL1 बोल देता हूं। अब E2 को रिवर्स करूंगा, उल्टा कनेक्ट कर दूंगा, तो अब इसका नेट EMF कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन ग्रुप ऑफ सेल्स पढ़ाया था मैंने आपको। अब E1 की वैल्यू बड़ी क्यों ली है मैंने यहां पर, क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर मेरे पास यहां पर E2 बड़ा होता, समझना मैंने सेल को ऐसे कनेक्ट किया है, ये देखो ये ऐसे कनेक्ट हुआ है, ये E1 है, ये E2 है। अगर E1 की वैल्यू E2 से बड़ी है तो नेट EMF जो होगा उसका जो साइन आएगा वो इसके रिस्पेक्ट में आएगा। अगर E2 बड़ा हो गया तो नेट EMF जो बनेगा उसका साइन जो आएगा, उसका सिंबल जो आएगा वो इसके हिसाब से आएगा। और अगर इसके हिसाब से आ गया, अगर इसके हिसाब से आ गया तो ये नेगेटिव जो होगा वो इस A पॉइंट पर नीचे वाले सेल का तो नेगेटिव कनेक्ट हो जाएगा और ऊपर वाले सेल का पॉजिटिव कनेक्ट हो जाएगा, तो कभी भी आपको बैलेंसिंग लेंथ नहीं मिल पाएगी। मैंने आपको बताया फर्स्ट कंडीशन यही है, अगर आपको नल पॉइंट आइडेंटिफाई करना है तो सारे सेल के जो पॉजिटिव टर्मिनल एक जगह कनेक्ट होने चाहिए, सारे सेल के नेगेटिव टर्मिनल आपके एक जगह कनेक्ट होने चाहिए, तो ही आगे सवाल को करना शुरू करो, अदरवाइज देयर विल नॉट बी एनी नल पॉइंट। कल क्वेश्चन करेंगे अपन इस तरह के, समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो इसलिए बोला मैंने यहां पर E1 की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ E2। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, E1 माइनस E2। अब यहां से बैलेंसिंग लेंथ निकालोगे, यहां पर बैलेंस करोगे तो ये आएगा E1 माइनस E2 इक्वल्स टू KL। अब L जो होगा वो क्या होगा, अब यहां पर सोचो, इसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी तो L1 ज्यादा आएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, E1 माइनस E2 डिफरेंस है, मतलब ये वाली वैल्यू कम आएगी तो यहां पर L भी कम आएगा, अलग आएगा, तो इसको मैंने बोल दिया L2। और एक चीज समझ में आ गई आपको, L1 जो होगा वो ग्रेटर देन L2 ही आना है, क्योंकि सेल अभी मैंने बताया जितना EMF ज्यादा होता है उतना ही बैलेंसिंग लेंथ उतनी ज्यादा आती है। तो ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन हो गई, तो ये दो इक्वेशन हो गई, तो यहां से इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो आप, सोल्व 1 and 2 एंड यू कैन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ EMFs। ठीक है, तो यहां से मैं 1 डिवाइडेड बाय अगर यहां पर 2 करूं तो क्या आएगा मेरे पास, तो E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। ये मेरे पास रेशियो आ गया। तो एक मेरे पास रिजल्ट ये आपको मालूम हो सकता है। एक और रेशियो क्या है मेरे पास, मैं यहाँ पर कंपोनेंट और डिविडेंड आपको पता है क्या, अगर नहीं पता है तो फिर भी यहाँ पर देख लो आप। यहाँ से एक काम करो, E2 कॉमन ले लो, E2 कॉमन ले लो, क्या बनेगा देख, E1 अपॉन E2 प्लस 1 अपॉन E1 अपॉन E2 माइनस 1 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। ये समझ में आया क्या किया मैंने दोनों तरफ से। या एक काम करो, यहाँ से E1 अपॉन E2 निकालना है, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा और इजी हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि मुझे E1 और E2 का रेशियो निकालना है। तो देख क्या हो गया, E1 L2 प्लस E2 L2 इक्वल्स टू E1 L1 माइनस E2 L1। E1 कॉमन ले लिया मैंने, तो E1 कॉमन लो तो ये आएगा मेरे पास L1 है बराबर, क्या है, सही तो लिखा ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई से कर दिया, E1 L2 E2 L2 और E1 L1 माइनस E2 L1। तो देख यहाँ से मेरे पास क्या है, अब मुझे निकालना है क्या, E1 अपॉन E2 निकालना है, तो E1 एक साथ ले लेते हैं अपन, तो L1 माइनस L2, E1 उधर ले लिया मैंने और E2 को उधर लेके आ रहा हूँ मैं, और E2 यहाँ से कॉमन लोगे तो ये आएगा मेरे पास L1 प्लस L2। तो यहाँ से E1 अपॉन E2 देखोगे तो E1 अपॉन E2 क्या आ गया, देखो मेरे पास, तो E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू हो गया L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यहाँ पर डायरेक्ट याद कर सकते हो कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन अगर सेल का आ जाए, ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट ये याद रख सकते हो। ठीक है, चलो लिख लो इसको आप। फिर अपन सेकंड एप्लीकेशन पे आते हैं, लिखें आप, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल।
टू फाइंड, न्यूमेरिकल कल करूंगा बेटा मैं, कल न्यूमेरिकल कल करेंगे अपन, आज बिल्कुल कॉन्सेप्ट ले रहा हूं मैं, है ना। टू फाइंड इंटर सेकंड एप्लीकेशन नंबर 2, फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है वो मुझे फाइंड आउट करना है। सर्किट मेरे पास सेम है, ये ए और ये बी, तो मेरे पास क्या आ गया, पोटेंशियोमीटर वायर आ गया, और यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, वही सेल, प्राइमरी सेल की जो हमेशा ऑन रखोगे, ये प्राइमरी सेल हो गया, इसको E1 बोल देता हूँ, और ये रियोस्टेट हो गया RH। ठीक है, अब सेकेंडरी सर्किट के अंदर मेरे को क्या बनाना है, सेल जिसका जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको मालूम करना है, वो बस यहाँ पर एक और EMF यूज नहीं करके आप क्या लगा दोगे, एक रेजिस्टेंस बॉक्स या एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या लगा दिया मैंने, यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर मेरे पास क्या आएगी, एक की कनेक्ट करना है अपन, यहाँ पर एक की यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ, उसको मैंने बोल दिया K1। रेजिस्टेंस के सीरीज में की होती है, हमेशा याद रखेंगे आप, रेजिस्टेंस के सीरीज में की होगी, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक गैल्वेनोमीटर, और वही मेरे पास हाई रेजिस्टेंस बॉक्स क्यों कनेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें बताऊंगा मैं, रियोस्टेट का क्या रोल होता है, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का क्या रोल होता है, सारी चीजें अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, ये जो कि J। ठीक है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है। इसके अंदर भी दो केस है, ये तो हमेशा ऑन रहेगी, एक बार तो इस K1 को, तो यहाँ पर दो केस अपन लेते हैं। फर्स्ट केस क्या हो गया मेरे पास, इधर ही बना देता हूं मैं फर्स्ट केस, कि मेरे पास K1 को ऑन कर, K1 को ऑफ रखा मैंने, K1 को क्या रख दिया, ऑफ। अगर मैं K1 को ऑफ कर देता हूं, समझना, इसका मतलब ये पाथ ओपन हो गया, ये पाथ ओपन हो गया, इसका मतलब ये सेल के टर्मिनल है दोनों, ये सेल के टर्मिनल है, तो सेल के टर्मिनल के अक्रॉस एक तरीके से बोल सकता हूं मैं इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। K1 ऑफ का मतलब ऐसा बोल सकता हूं कि सेल के टर्मिनल पर, कौन सा सेल, सेल E के ओपन का मतलब क्या हो गया, करंट जीरो, करंट जीरो का मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, के टर्मिनल पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। क्योंकि कभी भी डायरेक्टली आपको हमेशा, कई बार क्या होता है कि की नहीं दी हुई होती है, सिंपल रेजिस्टेंस डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, एक बार बोला कि भाई रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या बोल रहा है, इस पाथ को वो ओपन कर रहा है। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने का मतलब कोई करंट नहीं आएगी, पाथ ओपन हो जाएगा। दो तरीके से बोल सकते हो, K1 ऑफ, या की अगर कनेक्टेड नहीं होती, डायरेक्ट रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता, तो अपन क्या बोलते हैं कि सेल के टर्मिनल पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है। तो यहां पर अगर आप डायग्राम बनाओगे तो ये ओपन हो गया, तो देख सिर्फ अब डायग्राम देख नहीं बनाऊंगा, इसको समझ थोड़ा फील कर लो। अब आप यहां पर क्या बना ले यार, चल बना ले भाई मेरे, बना ले, ये A, ये B, और ये मेरे पास बड़ा वाला सेल, ये की जो हमेशा ऑन रहेगी, ये रियोस्टेट है ना, ये रियोस्टेट हो गया मेरे पास RH, और यहाँ पर मेरे पास ये सेल आ गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर आ गया, ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स आ गया, और ये J। ये कंडीशन अपन पहले भी देख चुके हैं, कोई नई बात, कोई नई चीज़ नहीं करवाई मैंने। तो यहाँ पर इसकी बैलेंसिंग लेंथ को मैं बोल देता हूँ L1। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, तो एट बैलेंस कंडीशन, एट बैलेंस कंडीशन, ये L1 क्या है, L1 लिख लो ना, L1 बैलेंसिंग लेंथ कब है, जब आपके पास ये रेजिस्टेंस क्या हो, इनफाइनाइट, या ये वाली की जब ओपन हो, या इस सेल के टर्मिनल जब ओपन टर्मिनल कंडीशन में हो, उस वक्त मेरे पास इस वायर पे बैलेंसिंग लेंथ जो आई है वो है अपना L1। वो क्या है, अपना L1। तो एट बैलेंसिंग कंडीशन क्या होगा यहाँ पर कि VAJ है ना, सेम वही कि VA, यहाँ लिख लेता हूँ इधर थोड़ा सा की जगह, VAJ इक्वल्स टू क्या होगा, K L1, और VAJ होगा वो क्या होगा, EMF के बराबर होगा, तो E इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास, K मल्टीप्लाइड बाय L1। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये बैलेंस कंडीशन पर। दूसरा केस देखो आप, K1 को मैंने क्या कर दिया, K1 को मैंने क्या कर दिया, क्लोज। इस K1 को क्लोज करने का मतलब क्या है कि इसके टर्मिनल के अक्रॉस रेजिस्टेंस अब आ चुका है, कितना है, R। K1 क्लोज बोलो, या E के टर्मिनल पर रेजिस्टेंस इज R। ये समझ में आ रहा है, दोनों एक ही बातें हैं, दोनों एक ही बातें हैं। R है तो देखो यहां पर अब मेरे पास क्या बनेगा सर्किट, यहां पर तो देखो AB तो मेरे पास वही वायर हो गया, AB वायर हो गया, यहां पर मेरे पास ये सेल हो गया, ये की हो गई,
और ये रियोस्टेट हो गया ये, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस, की क्या, गैल्वेनोमीटर, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, आर ई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ जाएगा और ये यहाँ कनेक्ट होगा। की मैंने क्या कर दी है, क्लोज कर दी, तो ऐसा सर्किट बन जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करो, अब सुनना, अब अगर मैं बैलेंस कंडीशन देखता हूँ, बैलेंस कंडीशन में बैलेंसिंग लेंथ में बोल रहा हूँ कितनी, L2 है, समझने की कोशिश करना। ये बैलेंसिंग लेंथ अगर मेरे पास L2 है, देख क्या होगा, बैलेंसिंग लेंथ L2 का होने का मतलब क्या हो गया, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट जीरो, गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट जीरो मतलब इस पाथ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, यहां पर I जीरो है। लेकिन यहां पर अगर देखोगे तो ये क्लोज पाथ बन रहा है, ये क्लोज पाथ बन रहा है, मतलब ये सेल जो होगा इस क्लोज पाथ के अंदर करंट फ्लो करवाएगा, उसको मैं I बोल देता हूं। तो यहां पर पाथ के अंदर करंट I फ्लो होगी, ये अपने को समझ में आ गया। और जैसी पाथ के अंदर करंट फ्लो होगी तो पहले अपने पास ए और जे पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था वो ईएमएफ के बराबर आ रहा था। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनल ओपन थे, तो इस सेल के टर्मिनल पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो ईएमएफ के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि पाथ ओपन था। पाथ ओपन का मतलब क्यों बोल रहा हूं मैं ओपन? क्योंकि यहां पर करंट मेरे पास क्या हो रही है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी। ये आई की वैल्यू क्या थी, यहां पर जीरो, आई की वैल्यू क्या थी मेरे पास यहां पर जीरो। तो एक तरीके से बैटरी के टर्मिनल क्या हो गए, ओपन। सेल से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, इसका मतलब बैटरी के टर्मिनल ओपन, और बैटरी के टर्मिनल जब ओपन होते हैं तो उसके टर्मिनल पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ होता है। तो ईएमएफ को बराबर करा था KL1। यहां पर मेरे पास क्या होगा, अब बैटरी के टर्मिनल यहां पर क्या हो गए, क्लोज हो गए, करंट फ्लो हो रही है, बैटरी ये डिस्चार्जिंग कंडीशन में आ गई है क्योंकि यहां से करंट फ्लो होगी। हालांकि गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं हो रही है, लेकिन यहां पर क्लोज पाथ बनने की वजह से यहां पर सर्किट के अंदर क्लोज पाथ के अंदर करंट फ्लो होगी, जिसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप आएगा। ये अपने को पता है, ये अपन बहुत अधिक चर्चा कर चुके हैं इस बारे में। तो इसके टर्मिनल पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, न कि ईएमएफ। तो यहां पर अगर आप देखोगे एट बैलेंस कंडीशन क्या होगा, VAJ, वो तो मेरे को समझ में आ गया, वो होगा KL2 के बराबर होगा, ये चीज क्लियर है। लेकिन VA जो होगा वो क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। Here V is what? Terminal potential difference of this cell, secondary cell। ये लिख लें इसको आप, ठीक है, सेकेंडरी सेल। तो V इक्वल्स टू क्या हो गया, K मल्टीप्लाइड बाय L2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बस आप क्या करो, पहले 1 डिवाइड बाय 2 किया था, यहां पर भी करो 1 डिवाइडेड बाय 2, तो देख क्या मिलेगा मुझे यहां पर 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ऊपर तो क्या था मेरे पास E और नीचे क्या है मेरे पास V इक्वल्स टू, ऊपर था L1 और यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास L2, है ना। E अपॉन V इक्वल्स K, तो K कैंसिल हो गया, L1 अपॉन L2 आ गया मेरे पास। अब देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, समझे यहां पर, तो ये हो गया E अपॉन V। V को क्या लिख सकता हूं मैं, ये V जो है वो क्या है, यहां पर टर्मिनल पे मतलब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो इस V को क्या लिख सकता हूं, I मल्टीप्लाइड बाय R, करंट मल्टीप्लाइड बाय R। तो ये हो जाएगा E अपॉन करंट मल्टीप्लाइड बाय R इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 और I। अब यहां से देखो I का फॉर्मूला क्या बनेगा, एक क्लोज पाथ के अंदर करंट का फॉर्मूला क्या बनता है, EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये अपन देखिए क्लोज पाथ बन गया मेरे पास, तो ये हो जाएगा, तो E है करंट क्या होगा, EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R। ये सिंपल एक क्लोज पाथ हो गया, एंड मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R, E से E कैंसिल हो गया, L1 अपॉन L2। तो देख यहां से आगे और देखोगे, फाइनली देख मेरे पास क्या आएगा, इसको लिखो आप, देख क्या बनेगा, R प्लस R डिवाइडेड बाय R इक्वल्स टू, ये हो रहा है R प्लस R अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 माइनस 1। तो स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, L1 अपॉन L2 माइनस 1 होल मल्टीप्लाइड बाय, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर देखो, इस इक्वेशन से समझ में आ रहा होगा, L1 की वैल्यू हमेशा L2 से ज़्यादा आएगी। एलसीएम लो, L1 माइनस L2 अपॉन L2 आएगा। L1 को L2 से ज़्यादा होना ही होगा, अगर नहीं होगा तो स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, नेगेटिव आ जाएगी। और L1 ज़्यादा क्यों है ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि L1 जो है वो विद रिस्पेक्ट टू EMF है, और EMF की वैल्यू हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होती है, मैंने आपको बताया था। तो E की वैल्यू इस V से ज़्यादा है, इसलिए मेरा L1 L2 से ज़्यादा आएगा। तो लैब के अंदर जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप देखना वहाँ पर, जब आप ई वाली की को ओपन रखते हो तो जो
लेंथ आएगी वो हमेशा ज़्यादा आएगी जब आप इसको क्लोज करोगे उससे। समझ आ रहा है? और प्रैक्टिकल को जब भी आप करो तो यहाँ पर आपको हमेशा समझ में आना चाहिए, है ना। जोकी को यहाँ पर कनेक्ट किया था तो समझ में आ रहा था अपने को, डिफ्लेक्शन क्या आ रहा था, लेफ्ट में। फिर जिस जोकी को इधर लेके जा रहे हो डिफ्लेक्शन कहाँ जाता है, राइट में जाता है। तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमेशा चेक कर लिया करो, एक बार यहाँ पर टच करो, एक बार राइट में टच करो, एक बार ए पॉइंट पे टच करो जोकी को, एक बार बी पॉइंट पे टच करो। तो ए पे हमेशा लेफ्ट में डिफ्लेक्शन आएगा, बी पे हमेशा राइट में डिफ्लेक्शन आएगा। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब बीच में कहीं नल पॉइंट आने की संभावना है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो पहले सर्किट को चेक करो, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। समझ में आए? तो इस तरीके से आप इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे। जल्दी से लिखो इसको आप, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। जल्दी से लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। लिख लिया? देख अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ मैं, नोट लगाना, नोट लिखना, जो आपके कई रीजनिंग क्वेश्चन में वाइवा के अंदर बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। लैब के अंदर वाइवा लोगे वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा काम आएंगे ये। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है काफ़ी कॉन्सेप्चुअल, इसमें इधर 1 by 1 लिखो आप, नोट लगाओ। पहला पॉइंट लिखना, क्या लिखोगे फर्स्ट पॉइंट। अगर डिफ्लेक्शन नहीं आता है तो क्या दिक्कत हो सकती है, मतलब प्रिकॉशंस लिख दो आप, प्रिकॉशंस इन पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट। किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पोटेंशियोमीटर के अंदर, है ना। नोट या रीजन ऑफ वन साइड डिफ्लेक्शन ऐसे लिख दो आप, रीजन ऑफ वन साइड डिफ्लेक्शन। प्रिकॉशन भी लिख सकते हो, एक ही बात है, रीजन ऑफ वन साइड डिफ्लेक्शन। देखो वन साइड डिफ्लेक्शन आने का रीजन क्या होता है समझना। देख मेरे पास ये भी वायर हो गया, ध्यान से समझना इसको, बहुत सिंपल सी चीज़ है। हालांकि ये मेरे पास ईएमएफ हो गया, मेन सेल का ईएमएफ हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस सही है, और ये मेरे पास रियोस्टेट हो गया। ठीक है, रियोस्टेट हो गया। और यहाँ पर मेरे पास दूसरा वाला सेल है, उसका ईएमएफ ई है। ये गैल्वेनोमीटर हो गया, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, और ये जो कि जे। अब समझना है पर ध्यान समझना। अब देखो वन साइड डिफ्लेक्शन आने का मतलब क्या है, और आपने अक्सर देखा होगा डिफ्लेक्शन भी लेफ्ट साइड में आता है हमेशा। आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, हमेशा लेफ्ट साइड में टॉक 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 बजता रहता है, बार बार लेफ्ट साइड में आता है। तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में आने का मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में आने का मतलब करंट डेफिनेटली इधर से इधर फ्लो हो रही होगी, करंट इधर से इधर फ्लो हो रही होगी। करंट इधर से यूं ऊपर की तरफ फ्लो कब होगी, जब ये वाले ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा हो रही होगी तभी होगी। सोचो, मैंने बताया था ना अभी आपको, गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन चेक करने का तरीका मैंने बताया था आपको कि गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन अगर लेफ्ट साइड में आ रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली करंट ऐसे फ्लो हो रही होगी, ऐसे फ्लो हो रही होगी, और ऐसे फ्लो हो रही है, इसका मतलब इधर कहीं ना कहीं पोटेंशियल मेरा ज्यादा है वायर वाले पोटेंशियल से। वायर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, मतलब ए और जे पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है, कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है। तो देखो, तो आप अक्सर अपन यही बोलते हैं, जैसे जो कि जे को मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ, अभी अपन थोड़ी देर पहले देखा था डिफ्लेक्शन कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड में देखा था ना अपन ने अभी। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये रियोस्टेट की वैल्यू 0 हो गई तो ये 0 वोल्ट होगा, ये 10 वोल्ट होगा, ये 10 है तो ये 10 होगा। तो ये मेरे पास, अगर ये सपोज मेरे पास सेल 2 वोल्ट का है तो ये 8 वोल्ट यहाँ पर ये होगा। अब जोकी को मैं, अब यहाँ पर मैं, ये वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है, ये जे की क्या ये जे पॉइंट है, जे की श्रॉफ, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं अगर यहाँ पर लेके आ जाता हूँ तो यहाँ पर कितना हो गया 10 वोल्ट, यहाँ पर इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा 10 वोल्ट। तो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल इधर फ्लो होगी। फिर जोकी को मैं आगे लेके आता हूँ, सपोज 10 वोल्ट नहीं, यहाँ पर सपोज कितना 9 वोल्ट, ऐसे ही जाएगा ना 8 वोल्ट, फिर ये 7.5, मिड में 5, फिर यहाँ पर 2.5, और फाइनली 0 डिक्रीज होता है पोटेंशियल। तो जोकी को अगर मैं 9 पे रखूँगा, जोकी को 9 पे टच किया तो यहाँ पर 9 वोल्ट आएगा, तो 9 से वापस डिफ्लेक्शन क्या आएगा लेफ्ट में। फिर 8 पे टच किया, 8 और 8 क्या हो गया, कोई करंट फ्लो नहीं हो गया, तो डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। फिर 7.5 पे टच किया, यहाँ पर 7.5 होगा, तो 8 से 7.5, अब डिफ्लेक्शन कहाँ आएगा, राइट साइड में आएगा, है ना। करंट ऐसे फ्लो हो रही है। अब सपोज, अब सोचो, अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सपोज इस ईएमएफ की वैल्यू समझना, अब मैं क्या करता हूँ, गलती से इसकी वैल्यू हो गई मेरे पास, सपोज ये 12 वोल्ट का सेल लगा दिया मैंने, समझना। अगर ये 12 वोल्ट का सेल है, समझो ये 12 वोल्ट का अगर सेल है तो ये 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ कितना है 10 माइनस 12, ये आएगा -2 वोल्ट। कितना आएगा -2 वोल्ट, यहाँ पर कितना आएगा -2 वोल्ट ही आएगा ना। 10 माइनस 12, हमेशा सेल के ईएमएफ को माइनस करते हो, पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हो, -2 वोल्ट। अब जो कि जे को यहाँ रखो 10 वोल्ट पे, तो ये 10 वोल्ट है,
ये 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट -2 वोल्ट से ज्यादा है तो करंट इधर ही फ्लो होगी, डिफ्लेक्शन कहाँ आएगा, लेफ्ट में। सपोज जो कि को मैं मिनिमम कितना कहां तक पहुंचा सकता हूं, यहां तक पहुंचा सकता हूं, मैं 0 पे रखता हूं, 0 पे रखता हूं तो पोटेंशियल कितना होगा, 0, 0 इज स्टिल ग्रेटर देन -2। तो अभी भी मेरे पास क्या आएगा, 0 से करंट ऐसी फ्लो होगी, 0 से -2 की तरफ, अभी भी डिफ्लेक्शन का आएगा, लेफ्ट में आएगा। इसका मतलब कभी यहां पर आप बैलेंस पॉइंट आपको मिल सकता है क्या, यहां पर कभी भी नहीं मिलेगा आपको, बैलेंस पॉइंट कभी मिलेगा ही नहीं यहां पर। तो इसीलिए इस सेल का ईएमएफ हमेशा ए और बी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस से, है ना, ये वन साइडेड डिफ्लेक्शन क्यों आ रहा है, लेफ्ट में ही आ रहा है, इसी वजह से आ रहा है। क्यों, क्योंकि सेल का ईएमएफ, जो सेकेंडरी सेल का ईएमएफ किससे ज्यादा हो गया, VAB से ज्यादा हो गया। VAB इस सेल की ईएमएफ से कंपेयर नहीं करना है। तो रीजंस ऑफ वन साइडेड डिफ्लेक्शन, क्या रीजन हो गया कि VAB की वैल्यू ईएमएफ से कम पड़ रही है ना, कि क्या बोल रहा हूं मैं कि इफ VAB इज लेस देन E सेकेंडरी सेल EMF, तो हमेशा क्या आएगा, तो हमेशा वन साइड डिफ्लेक्शन आना ही आना है, हमेशा वन साइड डिफ्लेक्शन आएगा। तो क्या होना चाहिए, सो VAB शुड बी मस्ट ग्रेटर देन सेकेंडरी सेल EMF, E से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तभी आप वन साइड डिफ्लेक्शन को अवॉइड कर सकते हो। एक रीजन ये होता है। दूसरा लैब के अंदर रीजन देखोगे आप, सपोज ये समझ में आ गया, अब मैं इसको समझ में आ गया, मिटा देता हूं, देख इसको मैं यहां से, ये समझ में आ रहा है अपने को ये। अब देख कई बार क्या होता है, ये वाला सेल धीरे धीरे डिस्चार्ज हो गया। सपोज ये मेरे पास कितना है, सपोज ये वाला मैंने ले लिया 9 वोल्ट का, समझने की कोशिश करना, ये 9 वोल्ट का ले लिया मैंने, ठीक है, ये 9 वोल्ट का ले लिया। अब यहां पर ये 10 वोल्ट है। अब टाइम के साथ में सेल धीरे धीरे क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। सपोज ये डिस्चार्ज होते होते 8 वोल्ट हो गया, ये RH की वैल्यू 0 है, तो इस पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, तो सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, इस वायर के ऊपर आ जाएगा। अब वायर में वापस क्या हो गया, 8 वोल्ट, लेकिन इस सेल का ईएमएफ कितना है, 9 वोल्ट, फिर वही कंडीशन आ गई। तो दूसरा रीजन क्या हो गया कि सेल की वैल्यू एक टाइम के बाद में डिस्चार्ज होता चला जाता है। तो एक और रीजन ये भी होता है मेरा, एक और रीजन ये भी होता है, किसका, वन साइड डिफ्लेक्शन का, मतलब दोनों सेम चीज ही है, देखने का तरीका अलग हो गया। एक और चीज देखो, कई बार क्या होता है, सपोज ये वाला लूज कनेक्शन है, ये यहां पर कनेक्ट नहीं है, ये यहां पर कनेक्ट नहीं है। अगर ये यहां पर कनेक्ट नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसका मतलब यहां पर जो पोटेंशियल 0 है, यहां पर भी क्या होगा, 0 ही होगा। इसका मतलब VAB वायर पे क्या हो गया, 0 वोल्ट हो गया, VAB वायर पे 0 वोल्ट हो गया, और EMF क्या हो गया, वापस ज्यादा हो गया, फिर वन साइड डिफ्लेक्शन आएगा लेफ्ट साइड के अंदर, ठीक है। तो देयर आर 3 रीजंस, है ना, वन साइड डिफ्लेक्शन के। पहला तो तीनों आ ही पे रहे, उनका कंक्लूजन यहीं पे आ रहा है ना। एक तो क्या होगा कि प्राइमरी सर्किट के अंदर अगर मेरे पास लूज कनेक्शन हुआ, प्रॉपरली कनेक्शन नहीं हुआ, तो वायर पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, वन साइड डिफ्लेक्शन आ जाएगा। दूसरा क्या हो गया, सेल धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाता है, उसकी वजह से वन साइड डिफ्लेक्शन आ गया। और तीसरा मेरे पास रीजन ये हो गया। तो ये वन साइड डिफ्लेक्शन के रीजन हो गए मेरे पास, समझ में आ रहा है। दूसरी चीज देखो, दूसरा मेरे पास क्या है कि रोल ऑफ रियोस्टेट। अभी रियोस्टेट का रोल क्या है, वैसे मैंने बातों बातों में बहुत सारी चीजें बता दी है मैंने। रियोस्टेट का रोल क्या है, रियोस्टेट का रोल क्या है, मैंने बताया था आपको, करंट को कंट्रोल करना। देखो सेल धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, समझना। अभी रियोस्टेट करंट को कैसे कंट्रोल करता है, मुझे इस सर्किट की करंट को कांस्टेंट बनाए रखना है। सर्किट की करंट को कांस्टेंट कब बना सकते हैं, देखो सेल डिस्चार्ज हुआ, अगर सेल डिस्चार्ज हुआ तो कहीं ना कहीं इस सर्किट के अंदर करंट कम हो जाएगी, लेकिन करंट को मुझे क्या करना है, कांस्टेंट बना के रखना है। तो आप क्या करो, रियोस्टेट की वैल्यू को कम कर दो। रियोस्टेट की वैल्यू को कम करूंगा, क्योंकि रियोस्टेट की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, हमेशा 0 नहीं रखेंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू रखेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है, कुछ ना कुछ रखेंगे यहाँ पर। तो रियोस्टेट की कुछ वैल्यू है, और उस वक्त मेरे पास सब बैलेंसिंग कंडीशन वगैरह सब आ रही है, लेकिन मुझे करंट कांस्टेंट बनाए रखनी है। तो इसलिए अमीटर लगाते हैं अपन यहाँ पर सीरीज में, करंट को देखने के लिए। तो किसी वजह से अगर मेरे पास सेल धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा टाइम के साथ में, तो रियोस्टेट की वैल्यू को क्या करो, EMF कम होगा, करंट कम होगी, करंट को मुझे वापस बढ़ाना है। करंट कैसे बढ़ा सकते, पाथ के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसको कम करके। पाथ के अंदर कितने रेजिस्टेंसेस है, 2 रेजिस्टेंस है, एक तो रियोस्टेट है, दूसरा AB वायर है। AB वायर का रेजिस्टेंस तो फिक्स्ड है, तो किसके रेजिस्टेंस को मैं बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को अपन कम कर सकते हैं। तो जैसे रियोस्टेट का रेजिस्टेंस कम करूंगा, करंट वापस बढ़ जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो टू मेंटेन, तो पहला रूल क्या आ गया, टू मेंटेन करंट, टू मेंटेन करंट किसके अंदर, करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर, टू मेंटेन करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। एक तो रोल ये हो गया रियोस्टेट का। दूसरा रोल क्या है, अब समझना, ध्यान समझना, बैलेंसिंग लेंथ पर क्या इफेक्ट आता है। दूसरा इफेक्ट ऑन, दूसरा देखो यहां पर इफेक्ट ऑन
इफेक्ट ऑन बैलेंसिंग लेंथ ऑफ आर एच। अगर आर एच को वेरी करूं तो बैलेंसिंग लेंथ पे क्या इफेक्ट आएगा समझना। अगर मैं आर एच को इंक्रीज करता हूं, समझो, अगर मैं आर एच को इंक्रीज करता हूं, है ना, तो इस वायर के अंदर करंट कम होगी, वायर के अंदर करंट कम होगी, वायर के अंदर करंट कम होगी, समझना। अगर इस वायर के अंदर करंट कम हो गई, समझो, अगर मैंने आर एच की वैल्यू को बढ़ा दिया तो पहले यहां पर ये इस पे 10 वोल्ट आ रहा था, अब पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट यूं का यूं नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ वोल्ट ये खा जाएगा। सपोज इसने 1 वोल्ट इसने खा लिया तो बचा हुआ 9 वोल्ट इस पे आएगा। अब 9 वोल्ट इस पे कैसे आएगा? ये तो 10 वोल्ट ही है, ये तो 10 वोल्ट है। 9 वोल्ट आने के लिए यहां पर कितना होना होगा? 1 वोल्ट। यहां पर पोटेंशियल कितना? भाई ये सीरीज में है ना, इसको समझ में आ रहा है? यहां पर 1 वोल्ट होगा तभी तो 10 - 1, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट बनेगा। तो ये 9 वोल्ट प्लस ये 1 वोल्ट मिलकर 10 वोल्ट बनेंगे अपने पास यहां पर। ठीक है, तो आर एच की वैल्यू जैसे इंक्रीज करोगे तो इस वायर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस, करंट कम हुई, उसकी वजह से VAB वायर पे पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ। अब देखो, अब पहले मेरे पास 5 वोल्ट यहां आ रहा था, समझना, मिड पॉइंट पर पहले 5 वोल्ट आ रहा था। अब मिड पॉइंट पर कितना आएगा? 4.5। पहले 10 वोल्ट था पूरा, 10 - 0 10 वोल्ट था, मिड पॉइंट पे 5 वोल्ट आ रहा था। अब मिड पॉइंट पे 5 वोल्ट नहीं आके 4.5 आएगा। यहां पर अगर 4.5 आएगा तो मेरा 5 कहां आएगा? अगर यहां पर समझ में आ रहा है? मिड पॉइंट पे 5, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया मेरे पास? 5 वोल्ट। अब मेरा मिड पॉइंट पर क्या? अब कंडीशन है, यहां पर लिख रहा हूं, उसको समझो। ये 10 वोल्ट था, ये पहले 0 था। जब आर एच की वैल्यू मेरे पास क्या थी? 0। तो मिड पॉइंट पर कितना था? 5 वोल्ट था। अब मेरे पास यहां पर कितना हो गया? 1 वोल्ट हो गया, ये 10 वोल्ट है ये। अब मिड पॉइंट पर कितना आएगा? 4.5 वोल्ट आएगा। अब मिड पॉइंट पर क्या आएगा? 4.5 वोल्ट आएगा, क्योंकि रियोस्टेट की वैल्यू कहीं ना कहीं आपने क्या कर दी? इंक्रीज कर दी है। अब जैसे ही रियोस्टेट की वैल्यू आपने यहां पर इंक्रीज करी तो यहां पर बैलेंसिंग लेंथ अगर यहां पर चेक करोगे, देखो पहले बैलेंसिंग लेंथ मेरी, ये सपोज ये मेरे पास कितना है? 5 वोल्ट है ना। इसकी बैलेंसिंग लेंथ आ रही थी मेरे पास कितनी? L बराबर 5 मीटर, या 20 मीटर का वायर अगर है तो 10 मीटर आएगी बैलेंसिंग लेंथ। अब मुझे 5 वोल्ट, अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस देखना है तो 5 वोल्ट कहां आएगा? अब मेरा 5 वोल्ट डिफरेंस कहां आएगा मेरा, वो मुझे देखना है। तो देखो 10 वोल्ट से लेके यहां पर डिक्रीज हुआ 9, समझ में आ रहा है? 9 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया। तो यहां पर मेरे पास क्या होगा? ये 5 होगा, 4.5 होगा, ये 4 होगा। मिड, अरे समझ में आ रहा है? ये मिड, समझो इसको, सॉरी, ये 10 वोल्ट है, समझना, ये 10 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है। मिड पॉइंट क्या आएगा मेरे पास? 10 - 0 डिवाइड बाई 2, तो मिड पॉइंट 5 आ गया। यहां पर मिड पॉइंट कितना आएगा? 4। या अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल बीच में देखो, ये 4.5 वोल्ट आएगा मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, को ऐसे समझो यार, है ना। यहां पर 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस था, यहां पर 4.5। तो 5 वोल्ट अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, थोड़ा आगे मिलेगा मुझे 5 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो ज्यादा लेंथ पर मिलेगा मुझे, है ना। रियोस्टेट को मैंने बढ़ा दिया, समझो इसको आप, रियोस्टेट को जैसे ही बढ़ा दिया मैंने, तो जो 5 वोल्ट यहां मिल रहा था, अब 5 वोल्ट मेरे को थोड़ा ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि करंट, ऐसे भी देख सकते हो, करंट डिक्रीज हुई तो कहीं ना कहीं जो पोटेंशियल डिफरेंस पहले इतनी लेंथ पर आ रहा था, अब वो ज्यादा लेंथ पे आएगा। क्यों? क्योंकि आई कम था, तो आई मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू अब कम हो जाएगी। तो आई मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू मुझे ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा लेंथ पर मुझे पॉइंट मिलेगा। ज्यादा लेंथ पर मिलने का मतलब क्या हुआ? जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो वो ज्यादा रेजिस्टेंस कम करंट से मल्टीप्लाई होके वापस उसी बैलेंस पॉइंट पर जाके मुझे मिल जाएगा। तो रियोस्टेट को बढ़ाने पर मेरे पास क्या होगा? अब बैलेंसिंग लेंथ जो होगी मेरे पास क्या होगी? ज्यादा आएगी। जे वाला पॉइंट मेरा आगे शिफ्ट हो जाएगा, जे वाला पॉइंट मेरा आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो आरएच को बढ़ाने पर जो बैलेंसिंग लेंथ है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि प्राइमरी सर्किट के अंदर मेरा रियोस्टेट, इस रेजिस्टेंस को अगर इंक्रीज करोगे तो बैलेंसिंग लेंथ पे क्या इफेक्ट आएगा? तो बैलेंसिंग लेंथ क्या बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? इसको लिखो, फिर देखो उसके बाद एक और देखते हैं अपन। फिर रोल ऑफ हाई रेजिस्टेंस बॉक्स देखो, तीसरा देखो, रोल ऑफ हाई रेजिस्टेंस बॉक्स। रोल ऑफ HRB। देख हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का रोल क्या होगा? अब समझो, क्या गैल्वेनोमीटर के अंदर हमेशा जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है क्या? गैल्वेनोमीटर के अंदर हमेशा जीरो डिफ्लेक्शन नहीं है।
और जब जीरो डिफ्लेक्शन नहीं है तो उस समय देखा होगा आपने, बहुत मैक्सिमम करंट फ्लो होती है। आप जैसे टच करते हो, मैं ए पॉइंट पर, वायर के ए पॉइंट पर टच करूंगा, एकदम जोर से डिफ्लेक्शन, मतलब एकदम मैक्सिमम करंट फ्लो होने लग जाती है। और जब गैलोमीटर के अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो होगी तो हो सकता है कि गैलोमीटर की जो एक्चुअल रेटिंग है, जो आईजी अपन ने बोला था, मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू एनी गैलोमीटर, अगर उससे ज्यादा करंट फ्लो होगी गैलोमीटर के अंदर तो गैलोमीटर में बर्न आउट। तो सीरीज में हाई रेजिस्टेंस बॉक्स लगाने से क्या होता है कि जब बैलेंस कंडीशन में पोटेंशियोमीटर नहीं होता है और उस वक्त गैलोमीटर में जो करंट फ्लो हो रही होती है उसकी वैल्यू हो सकता है उसकी गैलोमीटर की मैक्सिमम करंट को भी एक्सीड कर जाए। तो उसको लिमिट करने के लिए, उस करंट को लिमिट करने के लिए गैलोमीटर के सीरीज में अपन ने एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है। आप इसको लैब में ट्राई करना, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स को हटाना और गैलोमीटर के अंदर रिफ्लेक्शन देखना, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन एकदम पीक पे जाएगा। जैसे हाई रेजिस्टेंस बॉक्स लगाओगे तो जीरो से बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएगा, जीरो से बहुत करंट कम फ्लो होगी, है ना। लेफ्ट और राइट में रिफ्लेक्शन थोड़े, उसके मैग्नीट्यूड थोड़े कम आएंगे। तो ये क्या है, तो टू लिमिट, तो रोल ऑफ हाई रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है कि जब व्हेन पोटेंशियोमीटर इज इन नॉट इन बैलेंस कंडीशन, पोटेंशियोमीटर बैलेंस कंडीशन में क्या मतलब, जब गैल्वेनोमीटर व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, तो उस केस में तो लिमिट करंट थ्रू इट, तो लिमिट करंट थ्रू इट, सीरीज में HRB इज कनेक्टेड इन सीरीज। एक चीज ये हो गई। दूसरा, क्या HRB को इंक्रीज करने पर बैलेंसिंग लेंथ पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? HRB को इंक्रीज करोगे, देख समझ, ये मेरे पास AB वायर हुआ, ये AB वायर है, ये मेरे पास क्या था, ये सेल था, सेकेंडरी सर्किट बना रहा हूँ सिर्फ मैं, हाँ ये सेल था, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ये HRB हो गया और ये J हो गया। ये अपने को समझ में आ रहा है, समझना। देख, जब गैल्वेनोमीटर के अंदर जीरो, अपन बैलेंसिंग लेंथ कब निकालते हैं, जब इस पाथ के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही होती है, जब करंट जीरो होती है। जब करंट जीरो होगी तो सीरीज में HRB की भली कितनी बड़ी या कितनी कम वैल्यू क्यों ना लगा दो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो हमेशा जीरो ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि यहां पर मैं HRB की वैल्यू भली इनफाइनाइट कितनी बड़ी वैल्यू क्यों ना कर दो HRB की, करंट अगर जीरो है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो भले HRB को कितनी बढ़ाओ कितने कम क्यों ना करो, बैलेंसिंग लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, बैलेंसिंग लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ अपन तभी आइडेंटिफाई करते हैं जब इस पाथ के अंदर करंट कोई फ्लो नहीं हो रही होती है। तो क्या होगा, तो HRB को इंक्रीज करने पर बैलेंसिंग लेंथ जो होती है कांस्टेंट रहेगी, कोई बैलेंसिंग लेंथ के अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होगा। समझ में आ रहा है, तो ये HRB का रोल हो गया। उसके बाद मेरे पास क्या आता है, एक और चीज आती है सेंसिटिविटी। बस एक लास्ट पॉइंट अपने पास, ये सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर का मतलब जहां कहीं भी सेंसिटिविटी की बात करते हैं, जैसे गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी की बात करो तो गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव कब होगा, जब थोड़ा सा भी वोल्टेज लगाओ, थोड़ा सा वोल्टेज लगाया और डिफ्लेक्शन आ गया तो गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव। आपके मैंने थोड़ा सा भी चुटिया भरा, आप हिल गए, यू आर सेंसिटिव। दांतों में थोड़ा सा भी गर्म पानी लगा, हल्का सा भी, और आपको दांत में झंझनाहट हो रही है, सेंसिटिव। तो सेंसिटिविटी सबकी डेफिनेशन सब जगह सेम है कि थोड़ा बहुत भी उंगली करने पर अगर हिल जाता है कोई, इसका मतलब वो उतना ही सेंसिटिव। पोटेंशियोमीटर में हिलना डुलना कौन शो करता है, गैल्वेनोमीटर शो करता है। तो पोटेंशियोमीटर के अंदर अगर मैं, अब गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन कब आ रहा है, गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन कब आ रहा है, जब आप जोकी को कनेक्ट कर रहे हो। और गैल्वेनोमीटर के अंदर अपन एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, पोटेंशियोमीटर के अंदर अपन बैलेंसिंग लेंथ चेक कर रहे हैं। और क्या बैलेंसिंग लेंथ से ही तो अपना ईएमएफ निकल के आ रहा है। अपन ने क्या देखा था कि E1/E2 इक्वल्स टू क्या था मेरे पास, L1/L2। यही तो पढ़ा था अपन ने, जितना बड़ा ईएमएफ होगा उतनी बड़ी लेंथ आएगी मेरे पास। अब कोई पोटेंशियोमीटर अगर कम से छोटा ईएमएफ भी अगर मेजर करके दे दे
छोटे से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ईएमएफ बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो एक ही बात है ना, क्योंकि ईएमएफ भी क्या है, एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है। अगर छोटे से छोटा पोटेंशियल ईएमएफ लूं, कितना छोटे से छोटा ईएमएफ लूं, फिर भी मेरे पास अगर बैलेंसिंग लेंथ अगर आइडेंटिफाई हो रही है पोटेंशियोमीटर की स्केल पर, इसका मतलब कहीं ना कहीं एल, अगर एल आ गया, कितना ही छोटा छोटा ईएमएफ लगाया फिर भी एल आ जाए, फिर भी एल मेजर हो जाए, इसका मतलब वो ईएमएफ मेजर हो गया, वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो गया। तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर का मतलब क्या हो गया, अब पोटेंशियोमीटर, इसको लिख लेना यार लैंग्वेज में, अ पोटेंशियोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव, है ना, अ पोटेंशियोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव व्हेन इट मेजर्स स्मॉलर पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन इट कैन मेजर स्मॉलर पोटेंशियल डिफरेंस। जब ये कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर पाए तो वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, सेंसिटिव होगा। ये आपको समझ में आ गई चीज। अब देखो सेंसिटिविटी का अगर अपन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें, सेंसिटिविटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो क्या होगा, एक मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लिया, किसी एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ लगाया, एक ईएमएफ लगाने पर कुछ बैलेंसिंग लेंथ आएगी, डिफ्लेक्शन आएगा, गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या आएगा, बैलेंसिंग लेंथ आएगी। तो बैलेंसिंग लेंथ आएगी तो सेंसिटिविटी का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखूं, तो सेंसिटिविटी जो होती है दैट इज बैलेंसिंग लेंथ, जिसको आप डिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ मुझे डिफ्लेक्शन से ही तो पता चल रही है ना, या बैलेंसिंग लेंथ ही, डिफ्लेक्शन तो जीरो होता है और कंफ्यूज हो जाओगे। तो बैलेंसिंग लेंथ पर यूनिट वोल्ट, कितना ईएमएफ मैंने अप्लाई किया और कितनी बैलेंसिंग लेंथ आई, तो इसका रेशियो जो होगा वो मुझे क्या देता है, हमेशा सेंसिटिविटी देता है। अगर सेंसिटिविटी को आप ध्यान से अगर देख पा रहे हो तो ये किसका रेशियो है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का उल्टा हो गया, ये क्या हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट का उल्टा हो गया। तो सेंसिटिविटी इज बोल सकते हो आप रेसिप्रोकल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो देखो यहां से सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया, मैं बैलेंसिंग लेंथ लिखता हूं, या लेंथ ऑफ, या आप उसको लेंथ ऑफ वायर या वायर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो, है ना। लेंथ ऑफ वायर अगर मैं बोलूं एल ए बी, या सिंपल आप लेंथ बोल दो, या एक ही बात है ना, कंफ्यूज मत होना, बैलेंसिंग लेंथ बोल दो या सिंपल अगर मैं लेंथ बोल देता हूं। और जब मैं सिंपल लेंथ ऑफ वायर अगर बोलूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ वायर अगर मैं बोलूंगा तो वी ए बी, उस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, वायर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो आ जाएगा। तो लेंथ अगर मैं वायर की लेंथ ए बी बोलूं, एल ए बी, तो नीचे क्या आएगा, वी ए बी। अगर बैलेंसिंग लेंथ लूंगा तो क्या आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाइड, और ये किसके बराबर हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट का रेसिप्रोकल हो गया। अब देखो, अब सेंसिटिविटी को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, अगर मुझे किसी पोटेंशियोमीटर को ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव बनाना है तो उस वायर की लेंथ जितनी ज्यादा बैलेंसिंग लेंथ होगी या जितना ज्यादा वायर का लेंथ होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, सेंसिटिव होगा। तो सेंसिटिविटी क्या हो गया यहां से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, है ना, तीनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हो, सेंसिटिविटी को आप क्या कर सकते हो, एनहांस कर सकते हो किसी भी पोटेंशियोमीटर के अंदर। और एनहांस करनी है जितना ज्यादा, सब उसको सोचो आप, अगर जितना लंबा वायर लूंगा, समझो एक तो मैं मेजर करता हूं, सपोज एक 10 मीटर को यूज करके मैं 10 वोल्ट मेजर करता हूं, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर पे मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं आप, 1 mm मिनिमम। पोटेंशियोमीटर पे बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ सकती है, 1 mm आ सकती है ना। तो 10 मीटर लिखो, अब मैं यहां पर 1 mm, अगर 1 mm पे कितना वोल्टेज मेजर हो सकता है, तो 10 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय mm, 1 mm, तो 1 इंटू 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा कितना, 10⁻⁻3 वोल्ट, मतलब 1 मिली वोल्ट। कितना आ गया ये, 1 मिली वोल्ट। ये क्या मेजर किया, 10 मीटर पे 10 वोल्ट अगर मेजर कर रहा है, 10 मीटर पे 10 वोल्ट लगाया, 10 मीटर वायर पे 10 वोल्ट लगाया, तो 1 mm पे कितना वोल्ट पहुंचेगा, तो 1 mm पे कितना वोल्ट पहुंचेगा, 1 मिली वोल्ट। तो पोटेंशियोमीटर वायर के 1 mm वायर पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना पहुंचेगा, 1 मिली वोल्ट। और वो मिनिमम वैल्यू, वो एक तरीके से लिस्ट काउंट हो गया क्या, एक तरीके से क्या हो गया, पोटेंशियोमीटर का लिस्ट काउंट हो गया। मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय दिस पोटेंशियोमीटर ऑफ लेंथ 10 मीटर इज व्हाट, 1 मिली वोल्ट। अगर मैं यही 20 मीटर का वायर ले लेता तो, अगर मैं यहीं पे, अगर मैं यहां पर
20 मीटर का वायर लेता तो 20 मीटर वायर कितना, सपोज 10 वोल्ट मेजर कर रहा है, तो 1 mm वायर की लेंथ कितना मेजर करेगी, 1 mm मतलब वही मिनिमम, तो कितना हो गया, तो 10 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 1 mm, वो यूनिटरी मेथड लगाया मैंने और कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.5 मिली वोल्ट। देखो जब मैंने 10 मीटर का वायर यूज किया तो मिनिमम कितना मेजर कर पा रहा था मैं, 1 मिली वोल्ट। जब मैं 20 मीटर का वायर यूज कर रहा हूं तो मिनिमम कितना मेजर कर पा रहा हूं, 0.5 मिली वोल्ट। मतलब ये कम मेजर कर रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा सेंसिटिव हुआ, दिख रहा है, मतलब वायर की लेंथ को इंक्रीज करने पर सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड। इस तरीके से VAB समझ में आ रहा है, VAB। अब देखो यहां पर अगर आपको ध्यान हो, VAB का इनवर्स रिलेशन है, समझना, VAB का इनवर्स रिलेशन है। VAB को कम करके आप सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हो। VAB कम कैसे होगा, VAB को कम करना है तो RH बढ़ा दो, ध्यान आ रहा है आपको, अगर RH जितना ज्यादा लूंगा तो मैक्सिमम वोल्टेज RH खा जाएगा, बचा हुआ वोल्टेज AB वायर के ऊपर पहुंचता है, तो RH को बढ़ाओ, तो RH को बढ़ाने पर भी सेंसिटिविटी को एनहांस कर सकते हो आप, लेकिन RH को एक लिमिट तक इंक्रीज कर सकते हो। You must increase RH such that VA should not fall below the secondary EMF। ठीक है, तो RH को भी इंक्रीज करके, क्योंकि RH इंक्रीज करोगे तो VA भी डाउन होगा, VA डाउन होगा तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो RH इंक्रीज किया, VA भी डाउन हुआ तो S इंक्रीज, तो RH के साथ में भी आप क्या कर सकते हो, सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर सकते हो। और पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है क्या, समझ में आ गया, तो अपना फॉर्मूला में ही है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये मेरे पास क्या हो गया, दिस इज व्हाट सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। जल्दी से लिखो इसको, जल्दी से लिख डालो। हे भगवान, समझ में आ गया, चलो राइट दोस्तों। तो यहाँ पर अपना आज अपना सेशन कंप्लीट करते हैं। सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर पोटेंशियोमीटर के कवर कर लिए हैं। कल वाले लेक्चर के अंदर मैं पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल पार्ट लेके आऊंगा, सारे न्यूमेरिकल करेंगे अपन, तो ये वाले कॉन्सेप्ट कल पढ़ के आना। और उसके बाद में पैरेलल में कार्बन रजिस्टर की कोडिंग भी करवा दूंगा मैं आपको कल उसी लेक्चर के अंदर, अगर टाइम मिला तो उसमें वो भी कवर कर लेंगे अपन। राइट दोस्तों, थैंक यू सो मच, बड़े दिनों के बाद वापस आना हुआ, पढ़ा के बहुत अच्छा लगा मुझे, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। इस तरीके से और अगर वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया तो क्लिक कर लें, तभी आपको मेरे आने वाले और अपकमिंग वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन की फॉर्म में मिलती चली जाएगी। थैंक यू, बाय, कल वापस हाजिर होता हूँ सेम टाइम, बाय।